हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसी मेरी हालत है, मतलब बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा कोल्ड ही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद कल मुझे लीव लेना पड़ेगा। मैं सुबह आप सभी लोगों को पोस्ट करके बता दूंगी कि वीडियो अपलोड हो पाएगा कि नहीं। बाकी तो सब ठीक है, नॉर्मल सा ही कोल्ड है, लेकिन बस वही है ना, बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और वॉइस भी थोड़ी सी चेंज है। ये बातें मैंने पहले ही बता दी हैं कि मैं भी 1% हो सकता है मुझे लीव लेना पड़े और मैं भी कल गैप हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग समझेंगे। लास्ट एपिसोड में जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट मिले थे, मैं सबका एक साथ दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज मतलब इस पार्ट को लाने का मेरा एक मकसद और भी था, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट चल रहा है और आज का एपिसोड बिल्कुल लास्ट है। अगर छोड़ दिया तो वो एनर्जी नहीं रह पाएगी और मुझे भी बिल्कुल भी सादा पीता कहना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बेहतर कुछ भी हो, लेकिन सीरीज उतनी ही एनर्जी से चलनी चाहिए। वजह यही है कि कोई भी काम हो बेहतर तरीके से ही करना चाहिए। अगर छोड़ देती मैं, यानी कि गैप कर देती, तो फिर वो वाली बात नहीं आती। इसलिए मैंने सोचा ये बस 1 ही घंटे तक की शब्द सीमा है, तो क्यों ना इसे निपटा दिया जाए, इसके बाद 1 दिन का गैप ले लिया जाए। तो बस एक यही रीजन है कि मैं लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा आज बातें नहीं कर पाऊंगी। फिर से कहूँगी, लास्ट एपिसोड में जितने लोगों ने भी कमेंट किया था, मैं एक साथ सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए थे, खासकर सभी ने मुझे महान शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आप सभी लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं इस सीरीज की तरफ। हमने सीरीज में बहुत सारी चीज़ें अब तक देख ली थी और इस सीरीज का नाम है टाइम ट्रेवल ऑफ डेमोनिक प्रिंस, जहाँ एक डेमोनिक प्रिंस फ्यूचर में यानी 2025 में पहुंच जाता है और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से उसे एक पर्सन से प्यार हो जाता है। हालांकि जब वो प्यार में गिर जाता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि क्या होगा अगर वो फिर से पास्ट में पहुंच जाएगा, यानी फिर से रियल टाइम में पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। वो इस बात से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि पहले उसे लगा नहीं था कि उसे किसी से प्यार हो जाएगा। तब वो बेफिक्र होके हर किसी से अटैचमेंट बढ़ाने की कोशिश कर लेता था। हर किसी से नहीं, मतलब कि फिक्रमंद ना होकर, बिल्कुल भी उसे फिक्र नहीं थी इस बात को, क्योंकि वो प्यार जैसी चीज़ों को नहीं जानता था। और कहीं ना कहीं यही वजह थी कि वो लान से भी अटैच होने की कोशिश कर रहा था, एक चैलेंज को मानकर। लेकिन वो कब प्यार में पड़ गया उसे खुद भी नहीं पता चला था। जब लान से दूरियां हुई तब उसे एहसास हुआ कि वो भी उसके प्यार में है। अब वो हर पल इस बात को लेकर डरने लगा था कि क्या होगा अगर वो वापस चला जाएगा। उसने तय किया कि इस डर से वो आगे निकलेगा, और वो उसे नहीं पता कि वो कब वापस चला जाएगा। जितना भी पल उसके पास है, फिर वो चाहे आज हो या कल हो, हर पल वो लांछन को प्यार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ही डोंट नो कि वो कब वापस चला जाए। इसके बाद से वी वुजियान ने तय किया, अब वो लांछन को हर बात पे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगा था। यानी बैठते हुए उसे प्यार की बातें, उठते हुए उसे प्यार की बातें। कुछ इस तरह उनकी जिंदगी चल रही थी। फिर होते करते उनके बीच की दूरियां मिटने लगी थी, और वो दिन भी आ गया था जब उनके बीच कोई पर्दा नहीं रह गया था और वो दोनों जिस्मानी तरीके से भी एक हो गए थे। लेकिन वी वुजियान को क्या पता था कि क्यों और क्या है। लेकिन जिस दिन वो एक होंगे, उसी दिन वो अपने उस दुनिया को छोड़ देगा, यानी 2025 फ्यूचर को छोड़ देगा। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, जिस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और वो दोनों आराम सेटिस्फाई हुए। और तभी वी वुजियान को लगा बिल्कुल वैसे ही रोशनी उसकी आंखों में आई जब वो टाइम लूप में फंसा था। और इसके बाद वी वुजियान की जब दोबारा आँख खुली तो उसने खुद को अपने क्लैन में पाया। तो वो समझ गया था कि वो वापस टाइम ट्रेवल के सही सही जोन में आ गया है और वो अपने क्लैन में आ गया। जब उसे होश आया तब उसे इस बात का पता चला कि उसे बेहोश हुए यहाँ बस 30 ही मिनट हुआ, लेकिन वी वुजियान जानता है कि कम से कम 8 से 9 महीने 2025 में रहकर आया। ये सब टाइम लूप की वजह से हुआ, यानी टाइम लूप में फंसे रहने की वजह से हुआ। अब वो बेतहासा परेशान हुआ था। उसे पहले जैसा न तो राजगद्दी चाहिए थी, न उसे कोई ताकत चाहिए थी, और न उसे कोई युद्ध लड़ना था, और न वो कोई राजनीति करना चाहता था। उसे बस सिर्फ एक चीज चाहिए थी, और वो ये चीज थी कि उसका प्यार लांछन उसे चाहिए था, जो कि फ्यूचर में छूट गया था। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान हुआ था। जब वो टाइम जोन के मतलब टाइम लूप में सही जोन में आ गया, तो उसने ये भी देख लिया था कि आखिरकार कौन चोरी कर सकता। तब पता चला कि कोई गोसू क्लैन का पर्सन वो पुस्तक चोरी कर चुका है,
अब जाकर वीवूज़ान को पता चला था कि गोसु क्लैन, और फिर उसे इस बात का ख्याल आया कि गोसु क्लैन के किंग जिनका नाम हांग वंगचुन है, सेम नेम मिला, यानी फ्यूचर में वो जिस इंसान से मिलकर आया था उसका नाम भी कुछ वैसे ही था। अब वो क्यूरियस हुआ था और एक्साइटेड हुआ था। उसे ये राज भी जानना था कि आखिरकार गोसु क्लैन के लोगों ने किताबें क्यों चुरवाई। और एक अनएक्सपेक्टेड चीज और हुई थी कि किताब अपने आप वापस भी आ गई थी। इसका मतलब जिसने चुराई उसने किताब वापस भी रखवा दी थी। तो अब ये गुत्थी सुलझानी उसके लिए जरूरी हो गई थी। वीवूज़ान ने उसी दिन अपने पिता को पत्र लिखा और फिर वो अपने क्लैन से चोरी छिपे निकल जाता है गोसु क्लैन के लिए। 2 दिन बाद वो गोसु क्लैन में पहुंच गया था। अब जब वो पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने सुरक्षा कवच तोड़ दिया था। उसे लगा था किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक कल्टीवेशन का महारथी है और ऐसे छोटे मोटे सुरक्षा कवच उसे कभी भी रोक नहीं सकते। इसीलिए वो नियमों का उल्लंघन करके अंदर पहुंच गया था। लेकिन बेचारा पहुंचा सीधे किंग के कक्ष में, यानी वीवूज़ान की किस्मत ठीक नहीं थी और सीधे वो जाकर किंग के कक्ष में ही पहुंचा था। जब वो वहां पहुंचा तो दबोच भी लिया गया था, यानी किंग ने उसे पकड़ लिया था। विंग अभी सफेद कपड़ा ही पहन कर आया था, क्योंकि उसे लगा था कि सफेद पहनेगा तो बाकी लोगों को शक नहीं होगा। लेकिन जब वो किंग के कमरे में आया तो किंग ने उसे पकड़ लिया। किंग को लगा कि वो कोई प्रिंसेस है, क्योंकि गोसु में बहुत सारी प्रिंसेस पढ़ने के लिए आती थी। और किंग ने उसका जब चेहरा देखा, यानी पूरी तरीके से उसने विंग को पकड़ा हुआ था, जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो उसकी खूबसूरती की तारीफें करता है। यानी अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। वीवूज़ान बेड पर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर किंग थे। किंग ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। अभी भी किंग के एक हाथ में चाकू था जो कि वीवूज़ान की गले पर था, और किंग बस उसका चेहरा देख रहे थे। तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और कोई प्रिंसेस इतनी भी खूबसूरत हो सकती, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत प्रिंसेस नहीं देखी। और वहीं वीवूज़ान जो होता है वो मन ही मन चिढ़ता है, ये मेरा लांछन कभी हो ही नहीं सकता, ये तो ठरकी कहेगा। और ये किंग पूरी तरीके से ठरकी है। विंग चिढ़ा था। अब वो बोले तो बोले कैसे, उसका मुंह भी दबा लिया गया था, यानी किंग ने उसका मुंह भी दबा लिया था। और वो मन में गालियां देता है, मेरे मुंह से हाथ हटाओ फिर तुम्हें बताता हूँ। और तभी वो फिर से उसकी आगे बढ़ता है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्यों ना तुम्हें इसका रिवार्ड दिया जाए। इस तरह की बातें कर रहा था कि तभी विंग ने कहा, ये कौन सी बातें कर रहा है, ये आदमी सच में ये पक्का मेरा प्यार तो नहीं है। वही इंसान बस दुनिया में मुझे ही देखता था, लेकिन ये तो सबके ऊपर फिदा है, और मैं गलत ही कुछ डाउट कर रहा था। नाम एक होने से इंसान एक नहीं हो जाता। अगेन किंग ने उसे देखते हुए कहा था, तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत और तुम्हारी ये होठ तो उससे ज्यादा खूबसूरत है। और ये कहते हुए किंग जो होता है उसके होठों के जब देखने लगता है, वीवूज़ान की हालत खराब हुई थी और उसने एक झटके में उसे अपनी लात मार दी थी, यानी अपना पैर मार दिया था। और किंग को बहुत वेयर तरीके से वो पैर लग गया था। वो एक झटके से पीछे मतलब चला गया था और उसे बेतहासा दर्द भी हुआ था, क्योंकि वीवूज़ान ने पैर तो मारा था लेकिन जगह ठीक से नहीं देखी थी। और मजा आया, वो मन में ये बात कहता है और उठ खड़ा हुआ था। अब वीवूज़ान का मुंह खुला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़ने की, और तुम्हें कहाँ से मैं प्रिंसेस लगता हूँ, झड़की कहीं के। और वो कह के वहां से निकलने वाला होता, यानी अब वो वहां नहीं रुकना चाहता था। अगेन किंग ने उसका हाथ पकड़ा था, तुमने भी क्या कहा, ठरकी। उसने उसके मुंह पर ही ठरकी कह दिया था। और हाँ, वो उसे देखता रह गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोसु के किंग को ऐसा कहने की, जो कुछ भी हो इससे ये नहीं बदलता कि तुम ठरकी हो। और वो इस तरह की बातें कर रहा था। वीवूज़ान मन में सोचता, मैं बदल गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूँ जब से मैं फ्यूचर से वापस आया हूँ। मैं इस तरह कभी बातें नहीं किया करता था, मैं एक कल्टीवेटर का महारथी था, मेरी बातें इस तरह नहीं हुआ करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसकी शक्ल उसके जैसी लगती है, बस इसीलिए मैं इरिटेट हुआ, लेकिन ये वो इंसान नहीं है। किंग ने उसे अंदर खींचा था, दरवाजा फिर से बंद हुआ था। तुम यहाँ किसकी मर्जी से आए हो, तुम हो कौन, और तुम प्रिंसेस नहीं तो क्या तुम प्रिंस हो। मैं इस तरह की बातें करता वीवूज़ान चिल्लाता है, हाँ बिल्कुल मैं प्रिंस हूँ, कहाँ से तुम्हें प्रिंसेस लगता हूँ, चेहरे से। उसने तुरंत बता भी दिया था कि मैं चेहरे से तुम प्रिंस लगते हो, और तुम हो कौन, तुम गोसु के नहीं हो, तुमने यहाँ का सुरक्षा कवच तोड़ा है। उसने तुरंत कह दिया था। अब विंग सब पकाया था वो, और देखो मैं यहाँ चोरी छिपे, और वो पूरी बातें खुद ही कहने वाला होता, यानी फ्यूचर वाला उसके अंदर वो आ गया था, खुद से ही पूरी बातें और पूरी पोल खुलना। और वो कहने चाह रहा था कि वो क्या करने चोरी छिपे आया था, लेकिन फिर वो संभाल लेता और वो खुद से कहता है, कंट्रोल विंग कंट्रोल, उसी तरह बिल्कुल जैसे वो फ्यूचर में कहा करता था। वहाँ की चीजों कभी भूला ही नहीं, तो वहाँ की जो चीजें सीखी थी वह भी उसे काम आ रही थी। और वो
कहता है मैं कुछ बोल, वो मैं करके बोल नहीं पाया। तो किंग ने उससे कहा कि मैं अभी तुम्हें यहाँ के कैद खाने में डलवा दूंगा, क्योंकि इस तरह चोरी छिपे आना पहली बात तो अपराध है, और हमें नहीं पता कि तुम कौन हो, किस साजिश से आओ, सीधा तुम किंग के कमरे में आओ। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किंग के इस जगह पर आ जाए, फिर चाहे वो गुसू का ही मेंबर क्यों ना हो। और तुम गुसू के होते हुए ना भी, मतलब गुसू के नहीं हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम यहाँ तक आ जाओ। और वो यही कहता कि हाँ लेकिन, और वो लेकिन बोल के फिर से रुका था। मैं सिपाहियों को बुलाऊं या तुम बोलने चाह रहे हो कि तुम यहाँ क्यों आए थे। और वो कहता है कि मैं और मैं, और वो सच पूछो तो बात ये थी कि उसे पहले ये जानना था कि क्या वही उसका प्रोफेसर था, यानी कि उसका प्रोफेसर था। लेकिन अभी वो बोलता तो सारी बातें मिक्स कर देता, क्योंकि किंग को नहीं पता चलने वाला था कि आखिर वो किस तरह की बातें कर रहा था। तो उसे कुछ झूठ ही बोलना था, और किताब वाली बात वो डायरेक्ट कैसे कह सकता था। उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। हालांकि वो जानता है कि उसने टाइम लूप में देखा है कि वो गुस्सू का ही मेंबर था, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तुमने अगर जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी कैद खाने में डलवा दूंगा। तो इस तरह की बातें कर रहा होता। यही वो ध्यान से देखता रह गया था। तुम्हें लगता है कि गुस्सू का कैद खाना मुझे रोक सकता है? किंग उसके चेहरे को देखने लगा था। तुम कल्टीवेटर में महारथी लगते हो, लेकिन यहाँ गुस्सू के कैद खाने में कल्टीवेशन नहीं चलता, यानी कल्टीवेशन की शक्तियाँ जो है वो बाधित हो जाती हैं। क्या अभी भी तुम्हें इसी तरह बोलना है? और विंग कहता हाँ, और उसने सुन रखा था कि गुस्सू बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उसे रोक पाया उसने कभी ये नहीं सोचा था। लेकिन अभी किंग ने जब ये कहा कि यहाँ के कैद खाने में उसकी शक्तियाँ बाधित हो सकती हैं, तो वो उसे धक्का देता है। छोड़ो मुझे, यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। कैद खाने में मैं क्यों रहूंगा? मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन किंग उसे छोड़ने वाला था ही कहीं कहाँ, वो दोबारा उसे पकड़ लेता है। पहले बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? और तुम्हें लगता है कि तुम किंग के कमरे में आ जाओगे और तुम्हें ऐसे जाने दिया जाएगा? ये क्या मतलब तुम्हारा ऐसे, और ऐसे ही तो जाऊंगा, क्या मतलब है ऐसे जाने दिया जाएगा? और किंग उसकी नर्वसनेस को, यानी उसके चेहरे की संकोच को आसानी से देख सकता था। और क्या मतलब तुम्हारा? उससे पूछा था। तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम चोरी छिपे से किंग के कक्ष में प्रवेश तुमने किया है, और तुम्हें लगता है कि तुम बिना कुछ सजा पाए वापस चले जाओगे। क्या मतलब सजा तुम्हारा? मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। तो ये कहते फिर से जाने लगा था। नेक्स्ट मोमेंट उसे एहसास हुआ था कि अभी भी उसे नहीं छोड़ा, यानी दोबारा उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम कर क्या रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे पहले बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए थे? देखो, और मैं यहाँ कुछ काम से आया था, छोड़ो मुझे। वही वुजियान अपनी कल्टीवेशन का यूज करता है, और इस बार उसने उसे जोर से धक्का दिया था। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे पर गया, वैसे भी वुजियान को लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया। वो हिल भी नहीं सकता है, और उसकी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही। उसने खुद को देखा, एक अदृश्य शक्ति, मतलब रस्सी उसके ऊपर बंधी हुई थी। और वो मुड़कर किंग को देखता है। तुमने ये जानबूझकर किया ना? जाने दो मुझे, वरना। और किंग कहता है वरना। वी वुजियान को पीछे धक्का दिया गया था, और वो बेड पर जा गिरा था। उठकर बैठते ही वी ने कहा, मुझे जाने दो, और मैं यहाँ कोई चोरी वोरी करने नहीं आया था। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम एक चोर हो। वो इस तरह अंदाज में बोलता है कि वी वुजियान उसका चेहरा देखने लगा था। देखो किंग, मैं वो सब करने नहीं आया था, मतलब मैं यहाँ कुछ गलत करने नहीं आया हूँ। फिर क्या करने आए हो? मैं वो, और वो जानता है किताब वाली बातें तो दूर दूर तक कोई बैठती ही नहीं। वो किताब की बातें करेगा तो यकीन नहीं करेगा कि तुम बचने के लिए झूठ बोलो, क्योंकि वीइंग ने देखा उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, और अभी उसे प्रूफ ही मांगा जाता कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि गुस्सू के लोगों ने वो किताब चोरी की है, सिर्फ इस बिना पर क्योंकि उसने टाइम लूप में देखा था। वो मैं कुछ देखने आया था। क्या देखने आए थे? वो मैं किंग को देखने आया था। क्यों देखने आए थे? वो मैं कुछ देखना चाहता था। क्या देखना चाहते थे? यही कि वो मैं, तुम नहीं समझ पाओगे। उसने मुंह घुमाते हुए कहा था। तुम यहाँ क्यों आए थे? इस बार हाँ मंगचुन यानी कि किंग ने थोड़ी कठोर आवाज अपनाई थी। मैंने कहा ना मैं आपको देखने आया था। और वो इस बार आपको कहता है। थोड़ा सा अदब उसने दिखाया था, क्योंकि वो किंग था, वो जानता है। वही तुम्हें पूछ रहा हूँ कि मुझे देखने क्यों आए थे? क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे बिछड़े हुए प्यार हो है। और किंग ये कहकर मुंह घुमाता है, और किंग उसे देखने लगा था। तुम समलैंगिक रिश्ते रखते हो? वो उसका चेहरा देखकर ऐसे बोलता है। क्या मतलब तुम्हारा समलैंगिक? कुछ भी समलैंगिक नहीं होता, और तुम ये सब बातें समझ नहीं पाओगे। मुझे जाने दो, मैं बस जिस काम के लिए आया था वो मैं कर चुका। अब मुझे जाने दो। जब मुझे देखने आए थे
मैं कहाँ से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार लगता। वहीं कहता मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी और तुम्हारी तुम्हारी शक्ल उससे मिलती थी। ये कहते उसने फिर से मुंह घुमा लिया था। अब किंग उसके सामने उस बेड पर बैठा था, यानी अपने सैनकज के बेड पर बैठा था और वो अपने सामने बैठे वी वुजियान को देख रहा था। मेरी शक्ल उससे मिलती थी। किससे मिलती थी? वही हांग वांगचुन से। हाँ तो मैं ही तो हांग वांगचुन हूँ। तुम हांग वांगचुन नहीं, मैं दूसरे हांग वांगचुन की बात कर रहा हूँ। यहाँ दूसरा कोई ऐसा क्लैन नहीं है जिसने जो हमारे वंश का नाम अपने ऊपर रखे, हमारा वंश ही रखे और हमारा वंश ही अलग है और ये नाम हमारे ही वंशज को दिया जा सकता। तो तुम किसकी बातें कर रहे हो? वही कहता, मैं कैसे इसे बताऊं कि मैं फ्यूचर के हांग वांगचुन की बातें कर रहा हूँ। और वो मुंह घुमाता, मैंने कहा ना तुम समझ नहीं पाओगे, तुम मेरी बातें कर रहे हो ना। और मैं कहाँ से तुम्हारा खोया हुआ प्यार लगता हूँ, तुम मुझे ये बताओगे? वो दोबारा एक ही सवाल करता। वही वुजियान अब चिढ़ा था, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता और तुम्हारी शक्ल उससे मिलती थी और उसका नाम भी हांग वांगचुन ही था। और जब इस तरह कहता है तो वो उसे देखने लगा था। तुम झूठ बोले हो ना, तुम ये कहोगे तुम मुझे देखने आए थे, तुम समलैंगिक हो और तुम्हें मर्द पसंद है, तुमने शायद मुझे कहीं देखा होगा इसलिए तुम मुझ पर मर मिटे होगे और तुम मुझे देखने आए, पकड़े गए तो तुम बहाना मार रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है फालतू, और तुम जैसे डर के इंसान को मैं नहीं पसंद कर सकता। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? और वो कहता है, मैं उस क्लैन का वी वुजियान हूँ, नाम तुमने सुना होगा, पूरी दुनिया मुझे जानती, तुम कैसे नहीं जानते? और वो उसे इस तरह बखान बघार रहा था। ओ वी वुजियान। वो इस तरह उसके उसके नाम को रिपीट करता है मानो उसने पहले ही उसका नाम सुन रखा हो। हाँ बिल्कुल, जवाब में वी वुजियान ने कहा, हाँ बिल्कुल। और ओह, तो तुम ही थे कि तुमने मेरे बहुत सारे लोगों को मारा था। और जब ऐसे कहता है तो वही कहता, हाँ मैंने इसके लोगों को कब मारा था। और वो याद करने की कोशिश करता है। गोसू के क्लैन से कभी कोई युद्ध किसी से नहीं होता था, तो किस बारे में बात कर रहा था उसे नहीं पता। उसने हमेशा उन्हीं लोगों को मारा जो मजलूमों पर ज्यादा वो करते थे, यानी अत्याचार करते थे। विवेक ने याद करने की कोशिश की थी लेकिन वो याद न कर पाया था। मुझे जाने दो यहाँ से, उसने कहा था। मेरी शक्तियाँ काम नहीं करी और ये तुम्हारे अदृश्य धागे की वजह से हुआ। मैं यहाँ कुछ बुरा नहीं करने आया था, मैं जो करने आया था वो काम हो गया, अब तो मुझे जाने दो। नहीं जाने दिया तो किंग ने जब ये बात कही तो वी वुजियान उसका चेहरा देखने लगा था। क्यों नहीं जाने दोगे? उसने कहा था। और किंग उसका चेहरा देखने लगे थे, बस ऐसे ही, क्योंकि तुम यहाँ चोरी से आए और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। जब तक यहाँ आने के पूरा असली मकसद नहीं बता दोगे तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। और वी वुजियान कहता है, लेकिन तभी बाहर कुछ आवाजें हुई थी और रात को ही किंग को बाहर निकलना पड़ा था। वी वुजियान के पैरों में भी रस्सियां डाल दी गई थी। वो रस्सियां अदृश्य थी, मुंह पर कपड़ा था, यानी ना तो भाग सकता था ना वो चिल्ला सकता था। और घटिया कहीं का, वो खुद से भी इस तरह की बातें कर रहा था कि तो वहां से चले गए थे। वी वुजियान काफी थका हुआ था और वो बेड पर पड़े बैठे बैठे कब वो बेड पर गिर गया कब सो गया उसे कुछ भी नहीं पता चला। किंग ने खास कर मना कर दिया था कि कोई भी उसके कक्ष में ना जाए, तो कोई भी उसके कक्ष में नहीं आया था। दिन के 11 बजे किंग जब वापस आए तो उसने वी वुजियान को वहीं पर लेटे हुए देखा जो कि सो रहा था। उसने आते ही जैसे वो अंदर आया थोड़ी सी आवाजें हुई थी और वीन की आँख खुली थी और वो खुद को देखता, ओह मैं अभी यही हूँ, मुझे जाने दो। उसने मन ही मन ये बातें कही। नेक्स्ट मोमेंट उसके मुंह से वो कपड़ा हटा था जो कि उसके मुंह पर बांध दिया गया था। देखो हांग वांगचुन, और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कोई मकसद से नहीं आया, तुम यहाँ मकसद से ही आए हो, वरना सुरक्षा कवच इस तरह तोड़ना कोई आम बात नहीं है। तुम सुरक्षा कवच को खतरे में डाल कर आए हो। देखो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था। वही बात कह ही रहा था कि किंग ने सामने का पर्दा हटा दिया था, जो कि पीछे का नजारा देखकर विंग फ्लाई फ्लाई हो गया था। यानी वो अभी खुशू में था। वो कैसे भूल गया था कि खुशू अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अब उसकी नजर हांग वांगचुन पे गई थी जो किंग के कपड़े में था। हालांकि जो फ्यूचर का हांग वांगचुन था वो भी सेम ही दिखता था, फर्क बस पहनावे में था। अभी वो एक किंग के औरे को देख रहा था। उसके लंबे बाल थे जो कि गहरे काले थे और उसने पूरी तरीके से सफेद पोशाक पहन रखी थी जो कि बहुत ज्यादा शाही थी। उसके माथे पर एक ताबीज था जो कि शाही ताबीज थी। ये इंडिकेट करता था कि वो पूरी तरीके से किंग है। और वो जानता, वो उसका चेहरा देखता है, ये तो पूरा पूरा का पूरा हाँ जो नहीं लगता है, नहीं प्रोफेसर जैसा ही लगता है। लेकिन वो ठरकी नहीं थे, ये ठरकी। और मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मेरा प्यार यहाँ मिल गया। और अफसोस कर रहा था तभी विंग की नजर बाहर की तरफ गई। जस्ट लांजन के कमरे के पीछे एक तालाब था जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए थे और वो पूरी तरीके से खिले हुए थे। तालाब का पानी इतना साफ था कि नीचे तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। और
तालाब के उस पार पहाड़ियाँ थी जो कि पूरी तरीके से हरी-भरी थी। ऊपर से जो पानी तालाब का था वो एक झरने की वजह से भरा हुआ था, तो वहीं पास ही में एक झरना था जो कि गिरकर उसमें जा रहा था। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से प्रकृति ने अपनी सौंदर्यता को कोसों में ही उड़ेल दिया है। अभी वही वुजियान, उसका कहाँ ध्यान था अब किंग के ऊपर। उसके पैरों की रस्सियाँ खुली थी तो वो सीधा उस खिड़की तक जा पहुंचा था। वो लकड़ी का घर था लेकिन बाहर का नजारा देखकर वी हुसैन कहता, ये कितना सुंदर है। तो बोल ही गया था कि वो भी कैद खाने में, और ये बहुत सुंदर है इस तरह का नजारा। और वो सब तरफ देखने लगा था। वो अपनी आंखें बंद करता, उसे सुनाई देता कि हवाओं की सरसराहट भी उसे वहां सुनाई दे रही थी, चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही थी। और क्या वो तुम्हारा है? अब वो अचानक से पूछ लेता, क्या वो तुम्हारा है? तो लांछन ने उसकी फिंगर की तरफ देखा और वो फिंगर एक झरना के पास एक बहुत ही मैजिकल पेड़ था उस पर कर रहा था। उसमें कुछ लगे हुए थे जो कि चमक रहे थे और विंग को लगा कि वो कोई फल होंगे और वो चमक रहे थे। वो पूछ लेता है हाँ। वो जवाब में हाँ कहता है। ये आसपास का पूरा एरिया गुस्सू का है, तो जाहिर सी बात है वो मेरा ही होगा। और विंग कहता, वो खाने का है क्या? अब वो एक्साइटेड होकर पूछ रहा था एंड वो भूल ही गया था कि वो क्या काम से आया था और क्या करने आया था। उसके अंदर जो फ्यूचर में चीजें मिली थी वो उसके अंदर से नहीं जा रही थी। अब वो पहले वाले कैरेक्टर में सही से समा भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे प्यार का चस्का लग गया था। और वो कहता है हाँ। जवाब में कहा था कि हाँ। और लेकिन वो जहर है न? और वहीं जो अभी जाने जाने सोच रहा था कि उस पेड़ तक चला जाएगा, जहर का नाम सुनकर वो रुक गया। वो वैसे जहर नहीं है, वो उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके ऊपर काले जादू किए जाते हैं, और वो काला जादू इसी जहर से कटता है। तो वो एक पवित्र पेड़ है। वो उसे समझा रहा था। वही वुजियान कहता है, ओह अच्छा ये बात है, तुमने बताया नहीं अपना असली मकसद तुम्हारा, उसने कहा था। वही वुजियान अब कोई बहस के मूड में नहीं था। तो देखो किंग, और मेरी बात सुनो, तुम यकीन करो या ना करो, मैं अभी सच बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी शक्ल फ्यूचर के एक इंसान से मिलती। मुझे लगा था, मैंने जब नाम सुना तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक ही इंसान हो। हालांकि मैं जानता हूँ तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, लेकिन इसलिए मैं चेक करने आया था, मतलब मैं देखने आया था। और दूसरी बात ये थी कि हमारे क्लैन से हमारी पवित्र पुस्तक चोरी हुई थी जिसके अंदर गोल्डन कोर बनाने का रहस्य था। और वही किसने चोरी की ये पता करने के लिए मैं थोड़ी देर पास्ट में मतलब टाइम के भूतकाल में जाना चाहता था। और जब मैं टाइम लूप में फंसा तो मैं गलती से फ्यूचर में चला गया। फ्यूचर में मैंने तुम जैसे कि इंसान को देखा और उससे मुझे प्यार हो गया। फिर जब हम एक हुए तो मैं अचानक से फिर से अपनी सही जगह पे आ गया था। लेकिन मुझे तुम्हारा उसका नाम भी तुम्हारे नाम जैसा था, तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं एक बार देख लूं। और दूसरी बात, मैंने टाइम लूप में जब देखा कि आखिर किसने वो पवित्र पुस्तक चोरी की, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो गुसु का इंसान था। तुम्हें कैसे पता कि वो गुसु का इंसान था? मैंने पोशाक देखी थी, इस तरह की पोशाकें बस गुसु के ही लोग पहनते। और उसके माथे पर पवित्र ताबीज भी था। इससे मुझे लगा कि वो गुसु के लोग ही होंगे। और ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान गुसु का ना हो, सिर्फ उसने कपड़े गुसु के पहने हो। कोई ऐसा क्यों करेगा? यहाँ हर क्लैन की अपनी पहचान है, हर इंसान अपने क्लैन की पहचान रखता है ताकि उसे कोई ये ना समझे कि उसका कोई क्लैन नहीं। तो कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? साफ साफ मैं देख सकता था कि उसने गुसु क्लैन के ही कपड़े पहने हुए। मैं नहीं मानता, मैं कोई माने या न माने, मैं अभी भी यकीन से कह सकता हूँ कि वही इंसान गुसु का, मतलब गुसु का ही इंसान था। तुमने उसका चेहरा देखा था? और विंग कहता है, मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया था। और कहीं तुम तो नहीं? विंग उसके चेहरे को देखने लगा था। मैं इस तरह की चोरी नहीं करता, उसने मना किया था। और तुम किस क्लैन से हो? उसने पूछा था। वी वुजियान कहता है, मेरा नाम कौन नहीं जाता, तुम जानबूझकर ये बातें कर रहे हो ना? मैंने बताया ना मेरा नाम वी वुजियान है, और मेरा क्लैन मेरे नाम की वजह से जाना जाता है। वो इस तरह की बातें करता है। किंग ने मुंह घुमाया था। अब किंग के चेहरे पर हल्की सी कुछ बदली बदली सी मुस्कान दिखाई देती जो कि वी वुजियान नहीं देख पा रहा था। और वो अभी भी खुद को साबित कर रहा था कि किसी से भी पूछ लो कि वी वुजियान तो बता देगा कि मैं किस क्लैन से आता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस तरह पूछने की कि मैं किस क्लैन से आता हूँ? चलो मैं मान लेता हूँ कि गुस्सू के किसी इंसान ने वो पुस्तक चुराई, लेकिन सवाल ये है कि वो इंसान कौन है? तो अब उस इंसान को ढूंढने के लिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा। वो जब इस तरह कहता है तो विंग कहता है रुकना होगा। हाँ, अब मुझे भी जानना है कि कौन गुस्सू को बदनाम कर रहा है, और तुम्हारे होते हुए ये संभव। तुम अगर रुकोगे नहीं तो मैं पहचान कैसे कर पाऊंगा? हो सकता है तुम उसे देखो, उससे मिलो तो तुम उसे पहचान जाओ। और विंग कहता है रुकना होगा। वो दोबारा मन में सोचता है, फिर कहता है रुकना होगा इस तरह। और वो कहता है रुकना होगा, लेकिन इस तरह नहीं रुक सकता मैं कि मुझे कैद करके रखो। मैं एक प्रिंस हूँ,
और तुमने मुझे अपने कमरे में कल से रखा हुआ। ओह, मुझे लगा था तुम प्रिंसेस हो। वो फिर से उसे टीच कर रहा था। भी हुसैन गुस्सा हुआ था और मन में कहता लगता है बोल के कि मैंने उसे कहाँ मारा था। और वो कहता है मैं प्रिंस हूँ, लेकिन तुम किसी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसे कॉम्प्लीमेंट मिला था और वी ने मुंह घुमाया था। उसका कान रेट हुआ था और वो कहता वी हुसैन रुक जाओ, यानी कि ये वो तुम्हारा प्यार नहीं है जो तुम ब्लश करने जा रही हो। और वो खुद को रोक रहा था। उसे उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, लेकिन क्यों ऐसा तो उसे खुद भी नहीं पता। उसका कॉम्प्लीमेंट उसे इतना अच्छा लगा था कि वो मुंह भी घुमा लेता है। तुम जैसा चाहो वैसा रह सकते हो, और मेरे कक्ष के सामने कक्ष खाली, तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ अरेंज करवा रहा हूँ। वही हुसैन ने सुन रखा था कि किंग के एरिया में कोई भी नहीं रह सकता। जहाँ राजपाट है, मतलब राजसभा है, वो सब तो है ही, लेकिन किंग जहाँ रहते हैं वहाँ सिर्फ किंग ही, और वहाँ तो किसी लेडीज का या फिर किसी औरतों का या फिर किसी और आदमियों का आना जाना मना था। सिर्फ दास और दासी और सिपाही भी वहाँ आ सकते थे, जिनको वहाँ आने की परमिशन थी। सामने वाले कमरे में वो हैरानी से उसे देखता है। हाँ, तुम्हारा कोई ऐसा वैसा इरादा तो नहीं? कैसा? यही सामने वाले कमरे में रखने का। कैसा इरादा? यही कि तुम्हें कुछ उल्टा सीधा इरादा हो। मैं समलैंगिक नहीं हूँ। उसने उसे चिढ़ाया था और वही फुजियान को मिर्ची लगी थी। क्या मतलब समलैंगिक? वो मन में कहता है मैं जब से यहाँ आया उसने 4 बार कह दिया समलैंगिक, और इसे क्या पता कि सब कुछ नॉर्मल है। अब उसे गुस्सा भी आ रही थी कि इतना घमंडी कैसे हो सकता है, यानी वो भी किंग को घमंडी कह रहा था। और मैं आ नहीं रहूंगा। उसने मना किया था, तुम जा भी नहीं सकते। तुम चाहो तो इस कमरे में कैद रहो या फिर सामने वाले कमरे में रहो जब तक कि वो इंसान मिल नहीं जाता। विंग कहता कि तो ठीक है, मालूम है, और यहाँ कैद रहने से बेहतर है कि मैं सामने रहूं। और वैसे भी मुझे मेरे क्लैन के लिए, मैं अपने क्लैन का होने वाला किंग हूँ, तो मुझे मेरे क्लैन के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार वो इंसान है तो है कौन, और उसने ऐसा क्यों किया। आखिर किताबें चोरी हुई थी, दोबारा किताबें रखवाई क्यों गई। और वो भी ये बातें मन में सोच रहा था। हाँ ठीक है, वो सीरियस होकर बोला था, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे कौन है, और इन सब के पीछे कोई भी हुआ मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम हुए तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले साबित करो। ये बात लान जाननी गई थी। और भी वो जान कहता, यार ठीक है ठीक है, और तुम्हें मेरे साथ सभा में चलना होगा। अभी? उसने पूछा था। हाँ अभी, लेकिन मैंने बोलकर रुक गया था। क्या? मैंने जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं तब से एक ही पोशाक में हूँ। उसने जब ये कहा तो ठीक है, तुम्हें पोशाक मिल जाएगी, और जाओ, और समय बताता इतनी देर में रेडी होकर आ जाओ। सामने हमले कमरे में भी हुसैन के लिए सारे इंतजाम करवा दिए गए थे। एक दासी आई थी और उसे घूर रही थी। वही उसे देखकर मुस्कुराता है, तुम घूर क्या रही हो? और वो दासी बहुत गोल मटोल थी। और वही कहता, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हो। वो दासी तो फ्लाई हो गई थी और वो कहती कि हाँ प्रिंस, आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ मैं खूबसूरत हूँ। इस तरह की बातें करता है। आपके बाल? दासी उसके बाल संवार रही थी और उसकी तारीफें कर रही थी। आपके बाल यहाँ जितने भी प्रिंस और प्रिंसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़े आपके ही बाल हैं, और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हैं। जो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। आप वहाँ के ये प्रिंस है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तो इस तरह की बातें करता है। आपको कौन नहीं जानता? आपके बारे में यहाँ अक्सर बातें हुआ करती हैं हमारे सभा में, और खास करके जब मतलब कक्षाएं चलती हैं बच्चों की, तब भी वहाँ आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि आप 19 साल होकर इतने बड़े कल्टीवेशन के वहाँ रहती हैं। और कभी कभार हमारे किंग खुद कक्षाओं में शामिल होते हैं, तो वो बच्चों को, यानी कि योद्धाओं को आपका ही एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आप एक जाना माना चेहरा, और आपका एग्जाम्पल तो दूर दूर के लोग लेते। अब एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण से था। अभी वो उदाहरण का नाम ले रही थी, तो वीवुज़ियान को हैरानी हुई थी। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी उसने जानबूझकर किया। तो क्या वो जानबूझकर वो सारी बातें कर रहा था? फिर ऐसा क्यों है? और क्या वाकई तुम्हारे किंग इस तरह की बातें करते हैं? हाँ हाँ, मेरे किंग अक्सर आपके बारे में ही बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं। तुम्हारे किंग की उम्र क्या है? वीवुज़ियान ने अब पूछा था। 32 साल। और हाँ? विंग चौंका था। वो चाहकर हाँ बोलता है। हाँ, उनकी उम्र 32 साल है। क्या वो शादीशुदा है? यंग ने पूछा था। नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, और इतने कठोर इंसान कभी शादी करेंगे क्या? उन्हें इन सब पर यकीन नहीं। मतलब वही वुज़ान भी सेम चीजें सुन रहा था जो कि उसने प्रोफेसर के बारे में सुना था। तो कम बोलते हैं और उनके लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि शादी नहीं करेंगे। अब तो किंग ने साफ साफ मना भी कर दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी शादी के बारे में जिक्र भी करे। तो इसीलिए उनकी जिंदगी में कोई नहीं है। और मेरे ख्याल से इस एरिया में रहने वाले, यानी इस क्षेत्र में रहने वाले आप पहले इंसान हैं जो कि किंग के कमरे के सामने रह रहा है।
और विंग ने मुँह घुमाया था, पहला इंसान। और कहीं सच में कोई कनेक्शन तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फ्यूचर में जिससे मिल के आया वो यही इंसान हो, लेकिन इसे वो सब पता ना हो, सिर्फ मुझे मिला हो? ऐसी बातें कर रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी का पुनर्जन्म होगा, और कितने पुनर्जन्म होते हैं किसी को नहीं पता। और जो मैं फ्यूचर में देख के आया, क्या पता वो मेरा फ्यूचर हो। और फ्यूचर में आने वाला, जब फ्यूचर दोबारा आएगा, मतलब मैं फ्यूचर में पहुंचूंगा दोबारा जन्म लेकर, तो सारी चीजें मेरे साथ फिर से होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसी इंसान से मिल के आया हूँ, मतलब इसी से मिल के आया हूँ जो कि फ्यूचर में एक प्रोफेसर होगा। वो कंफ्यूज हुआ था, उसके सिर में ऐसा लगा दर्द हो जाएगा। आपके बालों को मैंने संवार दिया है। और तभी सिपाहियों की आवाज आई थी कि किंग वहां आ रहे हैं, तो दासी वहां से चली गई थी। वही हुसैन भी बैठकर सोच रहा था। किंग वहां आए तो वो उसे देखते रह गए थे। उसके बाल इतने लंबे थे, भी हुसैन भी शीशे के सामने बैठा था। और किंग भी रेडी होते हैं तो कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन भी किंग की बात ही अलग थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो किसी के अट्रैक्शन का केंद्र बन जाता था, ये बात तो बिल्कुल भी श्योर थी। और किंग उसे देखते ही रह गए थे। वही की नजर जब शीशे में किंग पर गई तो वो हड़बड़ाहट में उठ बैठा था। और एक कमी, किंग ने उसे जब कहा तो वही ओजियान बहुत ज्यादा वो हुआ कि कमी कहाँ, तुम्हें तैयार करने में। हाँ, और वही खुद को फिर से शीशे में देखने लगा था। वो जानता है वो काफी खूबसूरत है, लेकिन उसे अपने अंदर कोई कमी नहीं चाहिए थी। हम जानते हैं वो एक बिखरा हुआ प्रिंस था जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी, और उसे बहुत ज्यादा इस बात का घमंड भी था। घमंड निगेटिव नहीं था, उसे पॉजिटिव घमंड ही था। और वो घूम कर फिर से खुद को देखता है, सब कुछ तो फिट है, उसने कहा। और वो कहता है, यानी वो मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें मालूम है कि मैंने सफेद वस्त्र आज पहने, यानी कि इससे पहले मैंने नहीं पहने। हमारे क्लैन में पर्पल यानी बैंगनी कलर के चलते हैं, और कभी भी मैं युद्ध में रहा तो युद्ध में कुछ भी पहना जा सकता है, लेकिन मैंने कभी सफेद नहीं पहने। और ये पहली बार मैं खुद को सफेद में देख रहा हूँ। इस तरह की बातें कर रहा होता है। ये बहुत खूबसूरत है। लान चांद ने वहीन को कहा या फिर उस ड्रेस को कहा, उसे कुछ भी नहीं पता। भी मुजियान कहता, लेकिन कमी कुछ भी नहीं है। और लान चांद ने अपने बालों से एक व्हाइट कलर का जेट निकाला था और विंग के बालों में लगा दिया था। अब ठीक है, ठीक कहते हैं। उसने जब अपना जेडन उसे दे दिया था तो विंग शीशे में उसके जेडन को देखता और वो कहता है, मैंने सुना था कि ये जेडन शाही होते हैं और ये वंशज टू वंशज जाते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा किंग जब बनेगा तो उस पे जाएगा, इसके बाद अगले किंग पे जाएगा। और ये जेडन इसने मुझे दे दिया, और ये असली है। उसे लगा नकली दिया होगा। हाँ, किंग उसका चेहरा देखने लगे थे। क्या ये वही जेडन है जो वंशज टू वंशज जाता है, मतलब उसने एक वंश से दूसरे वंश को जाता है? हाँ, तो आपने मुझे क्यों दिया? ले लूंगा वापस बाद में। उसने एक हाथ वही गुस्से में एकदम लाल हो गया था, वापस लेना ही था तो दिया क्यों था? मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है भला भला चीजें होते करते भी। वो ज्यादा किंग के साथ में सभा में मौजूद हुआ था, यानी सभा में आया था। हर कोई उसे ही देख रहा था, और लड़कियों के कॉर्नर से तो ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी, यानी जहाँ लड़कियां खड़ी थी। ये प्रिंस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इनका बस नाम ही सुना था, आज सच में इन्हें देख लिया। और इनकी उम्र वाकई में ज्यादा नहीं है, ये सच में कल्टीवेशन के महारथी लगते हैं। इनके पास आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा लगती है, ये बहुत ज्यादा अच्छे भी है। और कैसे ये इतने क्रूर हो सकते हैं? कोई कह रहा था इन्होंने पिछली बार 1000 लोगों को एक साथ मार दिया था, और कोई कहता है जिनको भी मारा था वो सारे बुरे लोग थे, अच्छे लोग नहीं थे। मैंने सुना किंग ने उन्हें सजा भी दी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें मतलब किसने उन्हें सजा सुनाई थी? इससे ये नहीं बदलता कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और वो कल्टीवेशन के महारथी है। सारी बातें साफ साफ किंग और विभूषण दोनों सुन रहे थे। और विंग जो था वो आकर बैठा था। वो मन में सोचता है, मुझे स्ट्रेंज वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही। एल्डर्स उठे थे, आपने अपना जेडन उस लड़के को क्यों दिया? और किंग ने एल्डर्स की तरफ देखा। एल्डर्स की आवाजें नीची हो गई थी। दोबारा कोई सवाल नहीं हुआ, अब सबका ध्यान उसके जेडन पे गया था। अब चर्चाएं शुरू हो गई थी। क्या मतलब किंग ने अपना जेडन उसे दे दिया? ये तो वंशज को जाता है, और इस तरह किंग ने अपना जेडन उसे क्यों दिया होगा? किंग अक्सर उसका एग्जाम्पल देते हैं। क्या मतलब कि उसे जेडन दे दिया? किंग उससे पहले मिल चुके हैं क्या? क्योंकि और इस तरह की बातें भी वुसियान भी सुन रहा था। कान मुंह हाथ नाक सब कुछ उसका रेड था, लेकिन अभी वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब सभा शुरू हुई थी और किंग ने एल्डर से बात करनी शुरू की थी। उसने पूरी बातें बताई थी जो कि विंग ने बताई थी कि उसके क्लैन से कुछ चीजें चोरी हुई थी। जब उसने टाइम लूप पर जाकर देखा, यानी समय चक्र में जाकर देखा था, उसे दिखाई दिया कि कोई गुस्सों का इंसान था। एल्डर्स को आपत्ति हुई थी, वो झूठ भी तो बोल सकता है, उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमारी उसके क्लैन से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कभी कोई लड़ाई हुई थी, बल्कि मित्रता है और बहुत ज्यादा व्यापार भी है। तो
मैं नहीं मानता कि कोई प्रिंस इस तरह के लांछन झूठा लगाएगा। तो अगर सच में इन सब के पीछे मुझे कोई गोसू का इंसान निकला तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और आप लोगों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द उस इंसान को तलाश किया जाए। फिलहाल मैं वी हुजियान के साथ युनमिंग क्लैन जा रहा हूँ। मुझे वहाँ के किंग से कुछ चर्चाएं करनी, खास करके इस मामले पर। मुझे उन्हें यकीन दिलाना होगा कि मैं इन सब के पीछे मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिर क्या मैं नहीं चाहता कि हमारे व्यापारिक संबंध खराब हो जाए। सब चौंके थे। किंग किसी के क्लैन में जा रहे वो भी व्यापार के मुद्दे पर। ये सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गोसू को कोई यूं ही बदनाम करे। हो सकता है यहाँ के किसी लोगों ने ऐसा किया होगा। पिछली बार यहाँ से बहुत लोग भागे निकले थे और उन लोगों को मैंने क्लैन से निष्कासित कर दिया था। मुझे शक है कि उन लोगों में से भी कोई हो सकता है। मुझे सब कुछ पहले जैसा करने के लिए युनमिंग जाना ही होगा। यही वो जियान कहता है। थोड़ी देर पहले इसे मेरा क्लैन ही नहीं पता था और अब सबके सामने बयानबाजी इस तरह दे रहा है जैसे बहुत अच्छे से युनमिंग को जानता हो। और वो विंग के फादर का नाम भी लेता है कि पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमारी बस व्यापारिक मुद्दे पर ही बात हुई थी। इस बार मैं सारे पहलुओं को वो करना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ जाना ही होगा और जाने की तैयारी की जाए। हाँ, ये कब मिला था? विंग मन में सोचता है कि आखिर ये लोग कब मिले होंगे। उसके फादर अक्सर व्यापारिक संबंधों के चक्कर से दूसरे क्लैन जाया करते थे और उसके क्लैन में भी बहुत सारे लोग आया करते थे, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके फादर ने कब उससे मिला होगा। जो भी हो, मुझे क्या। और मन में सारी बातें सोचा था। अब उसकी नज़र फिर से लाल जान पे गई थी। उसके लिप्स काफी ड्राई थे और वो बहु सब कुछ वैसे ही था। विंग का दिल भी लड्डू फूट रहा था और वो ललचा भी रहा था। ये सोच कर कि उसे कैसे बताऊं कि ये भी हो सकता है। वो यकीन ही नहीं करेगा। उसे लगेगा कि मैं उसे पाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, लेडी, वो मुझे समलैंगिक बोला करता है। और वो भी उसे इस तरह देख रहा था। तभी उसकी नज़र मतलब किंग की नज़र वही उजान पे गई और विंग ने झट से अपनी नज़र घुमा ली। वो क्या सोचेगा कि मैं उसे घूर रहा था। उसे लगेगा कि मैं समलैंगिक को इसलिए उसे घूर रहा हूँ। और भी उजान ढंग से रहो। वो खुद से सारी बातें कर रहा था। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ थांग मुंगचन यानी कि लांचान ने वेशभूषा में विंग के साथ वापस उसके खिलन जाने का फैसला लिया। एल्डर्स ने कहा था कि उसे इस तरह जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो दुश्मन हो सतर्क हो जाए। इसलिए यहाँ किसी को खबर ना होने दो कि मैं युनमिंग जा रहा हूँ। वही हुसैन को लगा नहीं था कि वो किंग आम इंसान की वेशभूषा में उसके साथ जाएगा। विंग भी तैयार था और विंग भी जानता है कि उसे राज जानना है। अब उन लोगों ने वहां से विदाई ली थी, यानी गोसू से विदाई ली थी। अब काफी चलने के बाद वही हुसैन की हालत खराब हुई थी। यहाँ कहीं सराय में रुक जाए क्या? उसने किंग को देखते हुए कहा था। मैं और नहीं चल सकता। क्यों? मैंने तो सुना था तुम कल्टीवेशन के महारथी हो। फिर हाँ, तो महारथी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सुबह शाम पैदल चलता रहूं। जो उसे इस तरह सुनाता है। और किंग के साथ कोई भी सिपाही नहीं था, जैसा कि उसे आम इंसान की तरह बन के ही आना था। और विंग ने तो वैसे भी साधारण से कपड़े ही पहने हुए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। और वो इस तरह कहता है कि विंग को लगा कि उसे चिढ़ा रहा है, क्योंकि कल्टीवेटर होने के बाद भी वो थक गया। अब कल्टीवेटर है इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन चलता रहे और उसे थकान भी ना हो। और अब वो दोनों एक सराय में रुके थे। क्या मतलब एक ही कमरा है? मैं एक ही कमरे में कैसे रहूंगा? और वो इस तरह चिल्लाता है। तो हंजान उसके चेहरे को देखता है तो धीरे से कहता है, इस तरह चिल्लाना बंद करो वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम समलैंगिक हो और तुम्हें मर्दों से कोई आपत्ति। अब जाहिर सी बात है, एक कमरा है, मर्द है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम आपत्ति जता रहे हो तो सबको पता चल जाएगा। विंग ने मुंह घुमाया था। ये बात है? हाँ, ये बात है। और ठीक है फिर। सराय की मालकिन से उसने हाँ ठीक है कहा था। कौड़ी उसने निकाल कर दी थी, मतलब कि वो पैसे जो उस वक्त चलते थे धातु उसने आगे निकाल कर रख दी थी और सराय की मालकिन ने वो ले भी लिया था और हर करते हुए एक कमरे में पहुंचे थे। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का शौक है। विंग ने उससे कहा, हाँ तुम्हें मेरे साथ रहने का शौक है। किंग ने जब ये कहा तो विंग को फिर से आपत्ति हुई थी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं कुछ भी नहीं समझता, बस तुम ही मुझे अपना प्यार समझते हो, मतलब खोया हुआ प्यार। बेहुसियान उसे देखता रह गया था और थोड़ी देर के लिए चुप हुआ था। वैसे एक बात बोलूं, अब वो उसके बगल में बैठा था। हो बहू तुम वही हो, बस मुझे नहीं पता ये फ्यूचर और पास मतलब भूतकाल की बातें हैं। बाकी कभी कभी मेरा क्या तुम यकीन करते हो कि कोई इंसान फ्यूचर भविष्य में जा सकता है? हाँ बिल्कुल करता हूँ। उसने कहा, टाइम चक्र में जाकर ही किया जा सकता है, मतलब समय चक्र में जाकर किया जा सकता है। तो ये बातें तो मैं जानता हूँ, इसमें इतना रहस्य बनाने वाली क्या बात है? हाँ तो तुम मेरा यकीन करो, मैं फ्यूचर में बिल्कुल तुम्हारे जैसे इंसान से मिल के आया। हो सकता है, उसने कहा था, और हो सकता है वो मैं ही हूँ, क्योंकि
हम लोग फ्यूचर में भी पहुंचने वाले, जाहिर सी बात है सबका पुनर्जन्म होता है और हो सकता है कि तुम जिससे टकराए हो वो मैं ही हूँ। किक ने जब ये कहा तो विग उसके चेहरे को देखने लगा था। मुझे उससे प्यार था, वो इस तरह की बातें कर रहा था। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें उससे प्यार हो, मुझे भी उससे भी मुझसे प्यार था। ये भी हो सकता है कि उसे तुमसे प्यार हो। किक ने जब ये कहा तो विग उदास हुआ था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और इस तरह की बातें कर रहा था? नहीं, फ्यूचर का जो है वो फ्यूचर में है और वो फ्यूचर का यानी और मैं अभी का अभी हूँ, तो फ्यूचर और भूतकाल को यानी भविष्य और भूत को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मैं भले ही तुम्हें फ्यूचर में मिला होगा, इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन भावनाएं उस वक्त मेरी क्या ये मैं भी नहीं जान पाऊंगा। ये जब भविष्य में जाऊंगा तभी जान पाऊंगा। और बेवजह उदास हुआ था। ये इतने बुरे नियम क्यों है? तुम जानते हो मैं समय चक्र में क्यों फंसा? हाँ, मुझे समय चक्र के नियम पता है कि अगर कोई इंसान दिल का काला होता है, बुरा होता है और लालची होता है तो समय चक्र में फंस जाता है, और दूसरा वो इंसान फंसता है जिसका प्यार करने वाला कोई भी ना हो। हाँ, इसीलिए मैं समय चक्र में फंस गया था और मैं भविष्य में पहुंच गया। मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। जब मुझे प्यार नहीं मिला तो मुझे भविष्य में भेज दिया गया, और जब मुझे प्यार मिल गया तो मुझे फिर से भूतकाल में खींच लिया गया। ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से रचा रचाया है और ये सब ईश्वर का प्लान है। इस तरह की बातें करता नहीं योजना है। जवाब में उसने कुछ भी नहीं कहा था। भी हुसैन ने सोने की कोशिश की थी। सराय में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज्यादा अपने प्यार को याद कर रहा था, यानी कि वो लालचन को याद कर रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था? उसकी आंखों में आंसू आए थे और वो उठ खड़ा हुआ था। उसने पर्दे हटाए तो बाहर चांदनी रात थी। वो चांद को ताकने लगा था तो मुड़कर देखता है तो किंग अभी सो रहा था, यानी कि लालचंद सो रहा था और भी हुसैन चांद को देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकले थे। मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है। मैं टाइम लूप में फंसा था क्योंकि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं था, लेकिन फिर से वही आ गया। तो यहाँ कोई मुझे प्यार करने वाला है क्या? अभी भी कोई नहीं है। हर किसी को एक राजा चाहिए, किसी को एक अच्छा बेटा चाहिए। कोई बिना शर्तों के मुझसे प्यार नहीं कर सकता, फिर चाहे वो प्रजा हो या मेरे पिताजी। उन्होंने मुझे राजगद्दी देने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं काबिल हूँ। प्रजा मुझे प्यार करते हैं क्योंकि प्रजा जानती है कि मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो बिना शर्तों के यहाँ प्यार कर सकता है? शायद कोई भी नहीं। पीछे से वेग के कंधे पर किक ने हाथ रखा था। तुम सोए नहीं? और वेग मुड़कर देखता, तुम रो रहे हो क्या? हल्की रोशनी में उसे वेग का चेहरा दिखाई दिया था और वी हुसैन किंग से लिपट जाता है। वो पूरी तरीके से उसे लिपट के रोने लगा था। किंग को लगा नहीं था कि उसे रोता हुआ देख लेगा। हाँ, मैं रो रहा हूँ। तुम कह दो कि तुम्हें सब कुछ याद है। तुम कह दो कि तुम वही इंसान हो जो मुझे फ्यूचर में मिला था, और तुम कह दो कि तुम अभी भी वैसा ही महसूस करते हो जैसा तुम पहले महसूस करते थे। तुम मान लो कि तुम वही इंसान हो। ये कहते हुए वो फुट फुट कर रोने लगा था। लालचंद ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा था। रोना बंद करो, उसने मना किया था, लेकिन वे मान ही नहीं रहा था और वो रोए जा रहा था, रोए ही जा रहा था। मैंने कहा रोना बंद करो। उसे दोबारा आवाज सुनाई दी थी, मुझे डांटना बंद करो हांग मंगचून की तरह, ठीक है? और वो उसे धक्का दे देता है, मैं रो नहीं रहा हूँ। और वो अपने बिस्तर की तरफ गया था और वो चुपचाप लेट भी गया था। हांग मंगचून उसे देखकर स्माइल करता है, यानी वी हुसैन लेट गया तो उसे देखकर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई थी। ओह, मैं हांग मंगचून की तरह डांटू नहीं। उसने ये बातें खुद से कही थी और सीन सिमट कर सुबह बोलता है, देखो ये बात किसी को बताना नहीं। क्या? यही कि मैं रो रहा था। क्यों? कैसा साउंड करेगा? मतलब कैसा लगेगा अगर किसी को पता चलेगा कि उनका जाबाज प्रिंस यानी कि जो कल्टीवेटर का महारथी है वो रो रहा था? ये कितना अजीब है। हाँ, तो तुम रोए थे। और देखो मैंने तुमसे कहा ना, रोया था क्योंकि मैं इंसान हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर भावनाएं नहीं है अगर मैं कल्टीवेटर का होता हूँ। हाँ, तो इसमें एक्सेप्ट करने में क्या जाएगा, यानी कि स्वीकार करने में क्या जाएगा? वही कहता है मैं नहीं चाहता ये बात, बस तुम किसी को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा। उसने मना किया था, लेकिन बदले में कुछ देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? वीक ने कहा था बताऊंगा। और अभी बता दो, बाद में बताऊंगा। ये कहते वो लोग फिर से चले थे। होते करते शाम तक वो युनमिंग पहुंच गए थे। भींग के पिताजी यानी कि पत्र उन्हें पहले दे दिया गया था, तो वो मुख्य द्वार तक उनके स्वागत के लिए आए थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि वो गुसो के किंग को इतने सादे पीते वेशभूषा में देखेंगे। स्वागत हुआ था उनका और उन्हें युनमिंग के एक कक्ष में भेजा गया था जो कि बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था, और वही इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम होने वाले राजा हो, तो तुम अब सीख लो कि बाकी किंग से कैसे बातें की जाती। तो हाँ, मंजुन के स्वागत की, यहाँ रहने की, और जब तक सारा मामला समझ से निपट न जाए तब तक
सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है क्योंकि तुम ही आने वाले किंग बनोगे। ये वो ज़्यादा चिढ़ा था, मैं किसी के स्वागत के लिए यहाँ रहूँगा और किंग होने के नाते यानी होने वाले किंग होने के नाते उसे ये करना ही था। किंग ने उसके चेहरे को देखा। तुम्हें याद तो है ना कि तुम रो रहे थे? किंग ने उसके साथ चलते हुए कहा। तो वही कहता था, देखो और मेरी बात सुनो, मैंने कहा था ना किसी को बताना मत। क्यों नहीं बताऊंगा, तुम रो रहे थे तो बता दूंगा। उसने जब ये कहा तो वे वो ज़्यादा चिढ़ा था। मैं तुमसे कितनी बार बोलूं कि मत बताना। और वो कहता है मैं बता दूंगा, तुम बदले में जो चाहो वो ले लो। मैं क्या ले सकता हूँ तुमसे? कुछ भी। जैसे जैसे कि तुम मुझसे बहुत सारी हीरे जवाहरात ले सकते हो, या फिर बहुत बड़ी रकम, या फिर कुछ कल्टीवेशन की कलाएं, या फिर कुछ मंत्र जो कोई नहीं जानता मेरे अलावा। और वो कहता कि कहता ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले से कुछ ऐसा था जो मेरे पास नहीं है। और बातें करते हुए कमरे तक पहुंच गए थे। वही हुसैन उन्हें बताता है कि ये कमरा सबसे स्वस्थ जगह पे आता है, यानी यहाँ से बाहर का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वो पर्दा हटाकर दिखाता है कि देखो यहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसके सामने मेरा यानी कि यहाँ प्रिंस का ये क्षेत्र है, उसके जस्ट सामने मेरा कमरा है और ये मेरे सारे भाइयों का। आगे इशारा करते हुए बताता है कि उधर मेरे सारे भाई हैं। मैं अपना नंबर बताता है कि मैं इतने नंबर पे था। और हाँ, हुंचुन ने उसे देखा। ओह, तुम सबसे छोटे हो। और वो कहता है हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ, इसीलिए तो तुम सबसे छोटे दिखते हो। और वही वो ध्यान चिढ़ा था। उसने तलवार के ऊपर हाथ रखे थे। तुम्हारा क्या मतलब मैं छोटा दिखता हूँ? और मैं मानता हूँ मैं 19 साल का हूँ, लेकिन मैं 20 का होने वाला हूँ। लेकिन इससे ये नहीं बदलता मेरे पास ताकत है और मैं यहाँ का किंग होने वाला हूँ। आइंदा से मुझे छोटा बुलाया तो आप मेरा अपमान करने के लिए तो मैं सजाए दूंगा। अब मैं गुस्से में नहीं हूँ। और वो लंबी चौड़ी उसे सुना देता है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचता है जहाँ सब लोग साथ में भोजन करते हैं। वही मुझे तो ना जाने क्यों लेकिन बहुत ज्यादा सहज था। क्या ये इसलिए था क्योंकि वो हांग मंगजू जैसे दिखने वाले इंसान के साथ था, या फिर कोई और बात थी, उसे नहीं पता। खाने के बाद ये तय हुआ कि कल इस पर चर्चाएं होंगी कि आखिर कैसे गुस्सों का इंसान मीक को दिखा के वो चोरी करने आया है। किंग ने कहा ठीक है, कुछ गुप्त बातें होने वाली थी जो कि सिर्फ विंग और उसके पिता और उसके माँ और लांचन के बीच होने वाली थी, वो भी कल ही होने वाली थी। वी वुजान सोचता दो दो बैठक करने की क्या जरूरत है। हालांकि वो किंग बनने वाला था, लेकिन उसे अभी भी बहुत सारे पैतरे नहीं पता थे कि किंग होने के नाते क्या क्या करना पड़ता है। सभा में कुछ और होना पड़ता है, लेकिन गुप्त तरीके से कुछ और होना पड़ता है। वही अब सारे गुण अपने पिता से सीख रहा था, क्योंकि वो जानता है वो भविष्य का किंग बनने वाला है। वो अब खाना खाकर किंग के साथ उसके कमरे तक आया था, क्योंकि उसे शुभ रात्रि बोलने की जिम्मेदारी भी उसे ही थी। मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाना। कोई जरूरत होगी तो दासी है, वरना तुम चाहो तो मुझे भी बता सकते हो। अभी बहुत ही रिस्पेक्ट से कह रहा होता है। क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, और कैसे जाऊंगा? उसने ये कहा तो वो कहता तुम भूल गए कि तुम रो रहे थे। हाँ, मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा ना कि किसी को मत बताना। मैं फ्री में कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो बोल दो मुझे। क्या वाकई? हाँ बोल दो, और अब बाद में मत टालना। जो भी है अभी बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। और किंग कहते हैं क्या वाकई तुम ला कर दोगे? वही हुसैन कहता है हाँ बिल्कुल ला कर दूंगा, और क्यों नहीं ला कर दूंगा, तुम मुझे बताओ। किंग उसकी तरफ बढ़ा था। उसे कुछ ये जाना पहचाना टोन लगा था। वो उसके करीब पहुंचा। हाँ, वो थोड़ा सा झुका। किंग का चेहरा विंग के कान तक आया। और इसके बाद वी हुसैन ने वो बातें सुनी जैसे जैसे जो बातें उसे फ्यूचर में डिमांड की गई थी कि तुम्हारे दोस्तों का एडमिट कार्ड कैंसिल नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बदले में उसके ये करना होगा। और अभी किंग उसे वही बातें बोले थे। हाँ, और वही हुसैन मुंह पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में आंसू, और उसका दिल पूरा फुलाई फुलाई फुलाई, और वो उसे धक्का दे देता है। मैं सपना देख रहा हूँ ना? और वो घबरा कर नीचे गिर जाता। मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? और मैंने क्या सही सुना? जिंदगी में पहली बार इतनी गंदी बात सुनकर भी मुझे हंसी आ रही, मतलब खुशी हो रही। तुम वही हो, तुम वही हो, तुम्हें याद है सब कुछ? नहीं तो, उसने मना किया। क्या ये बातें मैंने फ्यूचर में सुनी? तो तुमने फ्यूचर में सुनी होगी, तो तुम्हें याद नहीं है ना? तुम भी फ्यूचर में गए थे क्या? और घबराता, नहीं मैं फ्यूचर में नहीं गया था, तुम बस मुझ जैसे इंसान से मिले जो कि फ्यूचर में तुम्हें ऐसा मिलने वाला है, इसलिए तुमने उससे मुलाकात की। मैं तो चाहता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। और वो कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोला, मैं ये चाहता हूँ तुमसे क्योंकि तुम सब लैंगिक हो, तुम प्यारे हो, इसलिए मुझे चाहिए तुमसे। और वही गुस्सा होता है सिर्फ इसलिए, और मुझे लगा था तुम्हें सब कुछ याद है, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। और वो रोने रोने हो गया था, वो रोने भी लगा था। रोना बंद करो, उसे डांट पड़ी थी। मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा। एक तो उल्टी सीधी बातें बोलकर मुझे पहले की बातें याद दिलाते हो, ऊपर से मना करते हो कि कुछ भी याद नहीं है।
बेहोशियार रोते हुए उठा था। अपने आस्तीन में उसने आंसू पूछे थे और वो फिर से बाहर जा रहा था। उसे किसी ने कॉलर से पकड़ा था। नॉटी कहीं के, बहुत जल्दी गुस्सा होते हो। फिर किसी ने उसे पीछे धक्का दिया था और वो खिड़की में जा लड़ा था और वो परेशान था कि मैं इस तरह का उसे ट्रीट क्यों कर रहा है। इतना गुस्सा ऊपर ही रखा रहता है तुम्हारे, खुद कुछ भी करो तो कुछ भी नहीं, और मैं कुछ बोल दूं तो तुम इतना गुस्सा हो जाते हो। रोने की क्या जरूरत है? क्या मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी है कि तुम्हारी आंखों में आंसू बहुत बुरे लगते हैं? और विंग उसका चेहरा देखने लगा था। रोमन में कहता, अभी वो फिर कहेगा कि वो ये सब बातें जानबूझकर नहीं बोल रहा, वो तो बस बोलना चाहता था और ये सारी बातें मैंने फ्यूचर में सुनी हुई है। अगले मोमेंट लांचा ने उसके गाल खींचे थे। पहले तो मुझे ट्रीट दिलवाया अपने दोस्तों को और बदले में कुछ दिया भी नहीं। ये नाइंसाफी नहीं है। तुम बस मुझे चैलेंज देने के लिए मुझसे प्यार करते हो। क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। वहां नहीं दिया, माफ कर दिया आसानी से, क्योंकि वो फ्यूचर था। लेकिन यहाँ माफ नहीं करूंगा। ये फ्यूचर नहीं है, ये हमारा वर्तमान है। भले ही फ्यूचर से हमें वो भूतकाल में लगे कि हम पास्ट से आए, लेकिन अभी जो चल रहा है वो हमारा वर्तमान है और सही समय लूप है, सही समय चक्र है। तो तुम बताओ, तुमने तो ये भी नहीं बताया कि आखिरी बार जो कुछ भी हुआ तुम्हें अनुभव कैसा हुआ, और तुम कहते हो कि तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। वही ऊजियान पूरी तरीके से रोया था। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है। फिलहाल वो जान गया था कि उसे सब कुछ याद है और वो वही एक ही पर्सन है, और वो उसके गले लग गया था। रोना बंद करो, ये कहते हुए लांचा ने भी उसे गले लगाया था। तुम वही हो ना? उसने एक्सेप्ट किया, नहीं स्वीकार किया था। मैं वही हूँ। फिर क्या हुआ? फिर ये सब क्या हो रहा? मुझे कोई कुछ बताएगा? क्या तुम्हें पहले से मालूम था? नहीं, उसने मना किया। उसे पहले से नहीं मालूम था। टाइम चक्र से वापस आने के बाद ही उसे मालूम चला कि वो भविष्य में गया था और भविष्य में तुमसे मिला था। और वही घबराता, मुझे पूरी बात बताओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पिछले महीने जब मैं यहाँ व्यापार के संबंध के लिए तुम्हारे पिताजी से बातें करने आया था, उस वक्त मैंने तुम्हें देखा था जो कि तुम अभ्यास कर रहे थे। मैंने देखा और मैंने नजरअंदाज कर दिया था। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना हुआ था और हर किसी से सुना हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक योद्धा, और एक ऐसा योद्धा जो दुनिया में बस एक ही है। मैं काफी प्रभावित था तुमसे, लेकिन एक किंग होने के नाते मैं तुमसे ज्यादा वार्तालाप नहीं कर पाया। मुझे वापस से आना पड़ा। वापस से आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे क्लैन के कुछ अनुयायी बागी हो गए, जिन्हें मैंने निष्कासित कर दिया था। मुझे इस बात का शक था कि वो कुछ उल्टा सीधा करेंगे। निष्कासित करो तो अक्सर ऐसे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरे क्लैन यानी गुसु क्लैन और युनबिंग क्लैन के रिश्तों पर अटैक करने वाले, यानी रिश्तों पर हमला करने वाले। मैं अभी अभी युनबिंग से वापस आया और उन लोगों ने ऐसा मतलब गुस्सो को युनबिंग की नज़र में गिराना चाहा, और इसीलिए उन्हें गोल्डन कोर बढ़ाने की भी जरूरत थी। यानी अपना एक नया क्लैन खड़ा करने के लिए, यानी जो लोग बागी हुए थे उन्हें एक गोल्डन कोर चाहिए था। और गोल्डन कोर का रहस्य जो है वो युनबिंग की उस पुस्तकों में जो कि तुम्हारे पूर्वजों ने गढ़ा था। तो जाहिर सी बात ही, एक तीर से दो निशाने वो करने वाले थे, और इसीलिए उन्होंने गोसु क्लैन के कपड़े उनके पास थे तो उन्होंने वही पहना, ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो यही सोच जाए कि गोसु क्लैन के लोगों ने ये किया, कोई ये न समझे कि वो बाकी लोग हैं जो कर रहे हैं। ऊपर से उन्हें गोल्डन कोर के रहस्य भी मिल जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन मुझे जब ये बात पता चली, यानी इस बारे में मुझे पता चल गया था, मैंने जब हेल्डर से चर्चाएं की और अपने यहाँ के आध्यात्मिक लोगों से बातें की, तो मुझे पता चला कि मैं कितने लोग बागी थे। बहुत सारे लोग बागी थे। उनमें से कुछ ने ही ये बुरे काम किए थे। किसने किए थे ये पहचान तो मुझे भी नहीं हो पाई थी, और जिसे जानने के लिए मुझे समय लूप में जाना पड़ता, यानी मुझे भी समय से कुछ पीछे जाना पड़ता, कि उसमें देखना पड़ता कि मैंने किस किस को निष्कासित किया था और उसमें कौन सा ऐसा है जो ये साजिशें कर रहा है। और ये बातें समय लूप पर ही जाकर खत्म होती। लेकिन समय लूप के कुछ नियम है, जैसा कि अगर दिल काला हो और नियत अच्छी ना हो, पॉलिटिक्स में सब कुछ यानी राजनीति में अच्छी सोच ना हो, तो समय चक्र में फंसने का डर होता है, फंस जाता है इंसान। और दूसरा ये था कि अगर कोई प्यार करने वाला ना हो तब भी समय चक्र में फंसा जा सकता है। मेरा दिल तो काला नहीं था, क्योंकि मैं एक किंग हूँ, और ऐसा तो मैं भी जानता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मैं समय लूप में फंस जाऊंगा। तुम्हारे पिताजी को मैंने पत्र लिखा था। मैंने उनसे बताया था कि समय चक्र में जाने की जरूरत है। मैं समय चक्र में जा रहा था और मुझे पत्र वो नहीं मिला था कि तुम भी समय चक्र में जा रहे हो, तो इसीलिए हम दोनों एक ही समय में
एक ही मकसद से वहाँ पहुँचे थे, यानी हमारा मकसद एक ही था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि समय लूप से जब हम लोग फँसेंगे तो एक ही जगह पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा मकसद एक ही था। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि मैं भविष्य में तुमसे टकराने वाला हूँ, और मैं भी समय लूप में फँसा। तभी मुझे पता चला कि मेरे क्लन में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे प्यार करे निस्वार्थ और बिना शर्तों के। जो कोई प्यार करे तब तो समय लूप में से स्वीकार होता है। हर कोई शर्तों के साथ प्यार करता है, फिर चाहे जनता हो या फिर राजमहल के लोग। अफसोस हुआ था मुझे भी जानकर, लेकिन इसके बाद मैं भविष्य में तुमसे टकराया और विवो जाने से देखता रह गया था। जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी हुआ, और मुझे लगा था मैं ही इतना बदकिस्मत हूँ जिसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। और विंग कहता, लेकिन लेकिन हम और जियान चिंग भी समय लूप में गया था क्या? क्योंकि मैंने वहां भी उसके जैसा इंसान देखा था। तुम जितने लोगों से मिले, खासकर जो तुम्हारे आसपास थे, वो समय लूप में उसी वक्त गए थे और एक ही मकसद से गए थे। क्या मतलब तुम्हारा? जैसे जियान चिंग, और जियान चिंग ने मुझे वापस आने के बाद बताया क्यों नहीं? क्या उसे भी सब कुछ याद होगा? हाँ बिल्कुल, उसे भी सब कुछ याद होगा। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने सबसे पहले पत्र तुम्हारे पिताजी को लिखा था। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे समय लूप में जस्ट जाने के बाद जियान चिंग ने भी वही चीज किया था जो तुमने किया था, और वो समय लूप में इसी मकसद से गया था, यानी समय चक्र में इसी मकसद से गया था कि अगर तुम भटक जाओ तो तुम्हारे साथ पहुंचे, क्योंकि वो तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। क्या मतलब मुझे सुरक्षित रखना चाहता था? मैं कोई कमजोर हूँ क्या? देखो, किसी को उस वक्त नहीं पता था। ये बातें तो मुझे बाद में पता चली, और तुम्हारे होश आने से पहले ही जियान चिंग को होश आ चुका था। इसलिए जियान चिंग नहीं चाहता था कि तुम्हें सारी बातें पता चले। और नीये, मिंग्याओ, साओ, वो भी क्लैन के ही लोग थे। किस क्लैन के? उनके अपने अपने क्लैन थे। वो लोग क्यों समय लूप में गए थे? वो इसलिए गए थे क्योंकि जो गोल्डन घोर बनाया जा रहा था, उनके क्लैन पे सबसे पहले हमला होता अगर नया क्लैन खड़ा हो जाता या गोल्डन घोर बन जाता, और इसका आभास उन लोगों को हो गया था। समय लूप में उन्हें भी जाने की जरूरत थी, तभी वो पता कर पाते कि आखिर कौन है जो उनके लिए साजिशें खड़ी कर रहा है। अगर गोल्डन घोर बन जाता तो न सिर्फ गुसु और युनमिंग के लिए बुरा होता, बल्कि सारे लोगों के क्लैन के लिए भी बुरा होता। यानी निये और साओ और मिंग्याओ सब अलग अलग कुल से आते हैं, अलग अलग क्लैन से आते हैं, तो सारे क्लैन पर एक साथ हमला होता। क्योंकि गोल्डन कोर कोई मामूली चीज नहीं है, इसकी उसकी रक्षा इसलिए इतनी ज्यादा जरूरी होती, और इसीलिए वो सारे प्रिंस थे, यानी अपने अपने क्लैन के प्रिंस थे, उनकी जिम्मेदारी बनी थी, इसलिए वो समय लूप में गए थे। और जैसा कि समय लूप में फंसने की क्या वजह है? क्योंकि हर कोई सब स्वार्थ से प्यार करते हैं, निस्वार्थ कोई प्यार नहीं करता। वहां बस याद चिंग था जो कि जानबूझकर समय लूप में ये मांग रखकर गया था कि वो तुम्हारे पास ही रहना चाहता, चाहे वो तुम समय लूप में फंसो या फिर वापस आ जाओ। और बाकी लोग सब समय लूप में इसलिए फंसे क्योंकि उनका अपना कोई प्यार करने वाला नहीं था, और वही उसका चेहरा देखते रह गया था। तो तुम्हें फ्यूचर में मालूम था कि मैं समय लूप में फंसा हूँ और मैं एक प्रिंस हूँ? हाँ, मुझे मालूम था, और वजह यही क्योंकि मैंने पहले तुम्हें देखा हुआ था। अगर तुमने मुझे पहले देखा होता तो शायद तुम्हें भी इस बात का शक होता, और तभी मैं समझ गया था कि शायद तुमने भी समय समय चक्र में आने की कोशिश की, और तुम भी इसी में फंसे। और तुमने जब मुझे सारी सच्चाई बताई थी उस वक्त भी मुझे पता था, लेकिन मैंने उस वक्त तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि अभी भी मैं उस रहस्य को जानना चाहता था कि आखिरकार इन सब में हम लोग एक दूसरे से क्यों टकराए, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब। और वो घुमा था, वो सब क्या मतलब? और क्या मतलब तुमने मुझे पहले देखा था? और किंग कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही देखा था। मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ व्यापार के जरिए आया था, तो मैंने तुम्हें देखा था, और तुम अभ्यास कर रहे थे, वो भी खुले बदन। विंग मुंह घुमाता, क्या मतलब खुले बदन? और तुम तलवारबाजी कर रहे थे। तो पूरा बयान करता है कि तुम तलवारबाजी कर रहे थे, दो लोग तुमसे लड़ाई कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से कल्टीवेशन का यूज करके जिस तरह तलवार वो जीता था, तलवारबाजी अभ्यास में जीता था, लाल पूरी तरीके को बयान कर देता। तुमने इतने ध्यान से देखा? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा और शायद मेरा दिल आ गया था उस पे, इसलिए। और वही मुंह घुमाता था, ठीक है, तो तुम्हें पहले प्यार हुआ इसका मतलब? हाँ, कह सकते हो। और वही कहता, लेकिन हाँ, तुम कह सकते हो कि तुम्हें पहले, लेकिन। और वही मुझसे लिपट जाता है लान जान, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसका मतलब कि हम जब कभी पुनर्जन्म लेंगे, और हम जब कभी 2025 में पहुंचेंगे पुनर्जन्म लेके, तो हम फिर से वैसे टकराने वाले। हाँ, फिर से टकराने वाले, जो सब होने वाला है। यानी ये बहुत सालों आगे की बातें हैं, लेकिन सब कुछ वैसे होगा। हम फिर से टकराएंगे, हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से प्यार में पड़ेंगे। और विंग कहता है, फ्यूचर की चीजें मैंने पहले ही कर ली। तुमने पहले ही कर ली।
लेकिन लालचन, हाँ, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे उसी टाइम मुझे क्यों वापस आना, यानी हम दोनों उसी टाइम क्यों पूछे। और लालचन कहता है क्योंकि, और वो आगे बोलते-बोलते रुक गया था। क्या मतलब क्योंकि? आगे बताओ कि हम लोग ऐसे मौके पर वापस क्यों आए? यानी सारा समय चक्र सही कैसे हो गया हमारी मिलते ही? क्योंकि हम एक-दूसरे के सोलमेट हैं। और वही कहता, तुम्हें कैसे पता हम सोलमेट हैं? हम सोलमेट ही हैं और हमें एक बार समय लूप में फिर से जाना होगा। इस बार हमें साथ जाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें इस बार साथ में देखना है कि आखिर वो कौन था, तभी हम जान पाएंगे। यहाँ तक कि नीहे और मिंग्या और साव सबको पत्र दिए गए। हम लोग एक ही साथ एक ही समय काल में, यानी एक ही समय काल के साथ अपनी अपनी जगह से समय लूप में जाएंगे। हम फिर से मिलेंगे और हमें फिर जाकर सच्चाई का पता चलेगा कि आखिर वो कौन है और उसका मकसद क्या है, आखिर वो क्या करने वाला है। और किताबें वापस कैसे आई? किताब मुझे मिल गई थी, यानी मेरे सिपाहियों ने वो पा लिया था। लेकिन अभी भी डर है कि कहीं उस किताब से उन लोगों ने वो सारी विधियां चोरी तो नहीं कर ली, तो इसलिए हमें समय लूप में जाकर उन्हें देखना ही होगा। और विंग कहता, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मुझे डर लग रहा, अगर हम बिछड़ गए तो। और वो कहता, अब कोई सवाल नहीं बैठता कि हम बिछड़ जाएंगे, क्योंकि अब इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला तुम हो और तुम्हें प्यार करने वाला मैं हूँ, जो निस्वार्थ एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या वाकई? हाँ। और साव और निया और मिंग्या, उन्हें भी कुछ नहीं होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। वो आए हैं तो उन्हें भी कोई ना कोई मिल गया होगा। वैसे मुझे उस दुनिया में ऐसा लगा था कि वो, और वो ऐसे वो बोलकर रुका था। क्या मतलब? वो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि साव और मिंग्या एक दूसरे को लाइक करते हैं, और वही कहता होगा, मुझे इस बारे में कभी नहीं पता चला। वो हमेशा नंगे पुंगे रहा करते थे और आपस में दोस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लांजन, हाँ, एक बात बताओ। हाँ, मैंने चिबुजन और लान कुरेन, क्या वो भी समय लूप का हिस्सा थे? और वो इस तरह पूछते हैं, "विंग, तुम जितने लोगों से मिले, जितने भी तुम्हारे आसपास थे, वो सारे लोग समय लूप का हिस्सा थे। लेकिन तुमने कहा कि तुम सिर्फ तुम गए थे दूसरों से। हाँ, मेरे बाद वो लोग भी समय लूप के भाग बने थे, क्योंकि मुझे होश नहीं आ रहा था। 20 मिनट से ज्यादा हो गए थे, तो एल्डर्स ने कहा था कि या तो कुछ समस्या आई, वरना इतनी देर कोई समय लूप में फंसा नहीं रहता। तो जेबूजन, यानी कि मेरे भाई, मुझे बचाना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वो बचा लेंगे। और वो और अंकल साथ में, क्योंकि दोनों कल्टीवेटर के महान योद्धा, उन्होंने साथ में ही समय लूप में आने का फैसला किया। इत्तेफाक से वो इसलिए फंसे थे क्योंकि वो मुझे तलाश करने आए थे, और वो मुझे सही समय लूप में नहीं पा पाए थे, और इसीलिए वो फंस गया। और वो वहीं पहुंचे जहाँ उनकी तलब मुझसे थी, यानी मुझसे उनका मामला था। तो वो वहीं पहुंचे जहाँ मैं था, जैसे कि जियानचेक वहीं पहुंचा जहाँ तुम थे। और क्या लोगों को सब कुछ याद होगा? सबको सब कुछ याद है कि हम लोग फ्यूचर में गए थे। और विंग कहता, लेकिन वो सारी चीजें तय थी, यानी कि फ्यूचर की चीजें तय हैं। कभी जब भविष्य में जाओगे, भविष्य जब आएगा हम लोगों की जिंदगी में, तो सारी चीजें वही वैसे ही होने वाली है। और वो चीजें हमने पहले ही देख ली, यानी हमने वो जिंदगी पहले गुजार ली, और कुछ भी नहीं। तुम्हें इतने भटकने की जरूरत नहीं, बस ये समझो कि फ्यूचर की जिंदगी तुमने पहले गुजार ली, और सब कुछ तुम्हें एक बार फिर से वो सब मिलने वाला है। तुम भी, उसने दांत निकालते हुए कहा था। हाँ, मैं भी, और तुम्हारे साथ वो सब कुछ फिर से मिलने वाला है। हाँ, जब भविष्य आएगा तो फिर से सब कुछ मिलेगा। वही दांत निकालता है। ये तो अच्छा हुआ, तुम पक्के से हो ना कि हम कभी खोएंगे नहीं। और वो कहता है, हाँ, क्योंकि अब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जियान सिंह मुझे इतना प्यार करता, मुझे नहीं मालूम था। हाँ, जियान सिंह तुम्हें प्यार करता। वजह ये थी कि तुम्हारी माँ की जान जियान सिंह को बचाते बचाते गई थी, और इसीलिए जियान सिंह तब से बहुत ज्यादा तुम्हें चाहता था। तो तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था कुछ दिन पहले, तो मैंने जानने की तलब जाहिर की थी। हालांकि उस वक्त मैं ये नहीं जान पाया था कि मैं प्यार में हूँ, लेकिन मैंने तभी तलब जाहिर की थी, और तभी मुझे पता चला था, जियान सिंह कहे या ना कहे, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। और विंग कहता है कि हाँ, वो मेरे साथ हमेशा से अच्छा रहा। वैसे तुम एक महान योद्धा हो, ये बात मुझे पता है। कुछ नया बोलो। ये वो जियान कहता है, मुझे पता है, कुछ नया बोलो। और लहन उसके चेहरे को देखने लगा था। तुम मेरे पास हो। हाँ, मुझे लगा था तुम सब कुछ भूल गए और तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। वो गुस्सा कर रहा था कि होश में आने के बाद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और मैं मिलने आ ही रहा था कि तुमने अपनी नौटी हरकतें जो कर दी थी, तुम जरा सा भी नहीं बदले। पहले तो तुम बहुत सीरियस रहा करते थे, अब तुम फ्यूचर से आ क्या गए और
मेरा मतलब मेरा ट्रीटमेंट क्या पा गए तुम तो? बिल्कुल नखरे नाटक करने लगे। तुम खुद ही मेरे कक्ष तक आ गए और विंग कहता, हाँ वो मैं बस मिलना चाहता था। क्या तुम्हें होश में आने के बाद दुख हुआ था? विंग ने अगला सवाल किया था। लांजन कहता है, दुख तो हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं जानता था कि तुम वही इंसान हो जो पास्ट से आया, तो मैं ये बात जानता था आज नहीं तो कल मैं तुमसे टकराने वाला हूँ। मैं तो ये जानता ही था कि तुम वही प्रिंस यानी फुजियान हो, मुझे मालूम था। और विंग कहता है, एक बार तो मुझे बता देते कम से कम। मैं कैसे बता देता? तुम हर बार डफर वाली हरकतें किया करते थे। बता देता तो कुछ उल्टा सीधा हो जाता। मुझे भी नहीं पता था कि हम वापस कैसे जाएंगे। हो सकता था नियति ने कुछ ऐसा तय किया, इसलिए मैंने सारी चीजें सोचकर नहीं बताई थी। और विंग कहता है, कितना शर्मनाक है। मैं तुमसे पैसे उधार लिए, देख लो मैं कितना रीच हूँ। अब वो दिखा रहा था कि देखो मैं एक प्रिंस हूँ और मेरे पास कितना सारा पैसा, मैं एक ही सारी पर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब तब भी तो मेरे कर्जदार थे। लान जाने उसे इस तरह का तो वी हुसैन पूरी तरीके से ब्लश कर गया था और वो उसके गले लग गया था। उस रात वो दोनों फिर से एक दूसरे के बाहों में समाये थे और एक दूसरे को अपना बना लिया था। अगले दिन जैसा तय हुआ था, सभी लोगों के बीच जो सभा हुई वो लोगों को दिखाने के लिए थी, लेकिन गुप्त तरीके से कुछ अलग सी चीजें हुई जिसमें जियान चेक भी मौजूद था, लान जान था और उसके पिताजी और उसकी माँ भी थी। और विंग कहता, जियान चेक मुंह बंद कर लो अपना, डफर कहेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करके आए वहां पर, सब पता है मुझे। यार विंग कहता, जियान चेक किसी को बताना नहीं, मैं यहाँ का किंग बनने वाला हूँ, वरना सब मुझ पर हंसेंगे। और जियान सिंह कहता, पिताजी को बताना बनता है कि किस तरह उनका नन्हा सा प्रिंस अपने प्रोफेसर को खुश करने के लिए सेटिस्फाई किया करता था। विंग उसके मुंह पर हाथ रखता है, मुंह बंद कर लो अपना। जियान सिंह कहता, विभूतिया तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया था? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम वहां से कौन सी गंदी गंदी हरकतें करते हो, ताकि यहाँ आकर मैं तुम्हें परेशान कर सकूं। मुंह बंद कर लो अपना। विंग उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जियान सिंह हंसा था। तुम दोनों की बातें बंद हो गई। आज पहली बार तुम्हें इतना बात करते हुए देख रहा हूँ। क्या बातें हो रही हैं? पिताजी ने डांटा तो दोनों के दोनों चुप हुए थे। एंड लान जियान सिंह से कहता है, तो अब डरोगे नहीं मुझसे? तो जियान सिंह कहता है, मैं कब डरता था, मैं तो पहले भी नहीं डरता था। और वो एंग्री बर्ड की तरह आज भी बोल रहा था। अच्छा, तुम नहीं डरते गुस्सू के किंग से? और जियान सिंह ने मुंह घुमाया था। हाँ ठीक है ठीक है, अब याद दिलाने की जरूरत नहीं कि कितने पावरफुल हो, मुझे मालूम है। अरे कहकर मुस्कुराता है। लान जान भी मुस्कुराया था। उन्हें फिर से समय लूप में जाने की जरूरत थी, तो वो सारे एल्डर्स रिचुअल्स वाले आए थे जिन्हें रिचुअल्स करके उन्हें समय लूप में भेजना था। और हम देखते हैं कि जैसे ही चाकू उनके सामने रखा गया और उस पर रिचुअल्स किए गए, और रिचुअल्स जो करने आए थे उन्होंने कहा कि अब अपने हाथ का खून इस पर गिराना, यानी इस चाकू पर अपना खून लगाना है, तभी सब फिर से समय लूप में जाएंगे। और हाँ, वही उजियान कहते, नहीं 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 नहीं, लांजा तुम्हें करने की जरूरत नहीं, और इससे बहुत खून बहता है, मैं तो कमजोर हो गया था, मैं नहीं करने दूंगा। और वो उसका हाथ पकड़ के लिपट जाता है, मैं नहीं करने दूंगा है। और पिताजी तो उसके देखे तो आंखें चौड़ी हो गई, ये क्या हो गया था? उनका बच्चा एक मर्द से चिपट रहा था। और विंग उसने गुस्से में डांटा, वही उजान को कहा किसी भी काटी, किसी की भी काटी। और वो कहता, लांजा तुम्हें तुम्हें हाथ चाकू से काटने की जरूरत नहीं है, मैं चाह रहा हूँ ना समय लूप में मैं और जियान सिंह जाएंगे। वो अपने साथ जियान सिंह को घसीट रहा था। और जियान सिंह कहता है, फूहड़ कहीं के, मैं क्यों खतरे में फंसूं? तुम जाओ अकेले और उसको बचाने के लिए मुझे खतरे में खींचो, बेशरम कहीं के, तुम जैसा भाई दुश्मन को भी ना मिले। और लान जान की हंसी भी निकल रही होती, लेकिन वो क्या करे यार, पिताजी के भी पहले ही उन्होंने लानजान के इरादे भाप लिए थे। यानी जब लानजान ने उस वक्त जब उसने पहली बार प्रिंस को देखा था अयोध्या का अभ्यास करते हुए, तभी उन्होंने किंग से कहा था, ये प्रिंस है। हाँ ये प्रिंस है, ये आपका छोटा बेटा है। हाँ ये मेरा छोटा बेटा है, ये वही है ना जो कल्टीवेशन का महारथी यानी बीहूसियान। हाँ ये वही है। ओ, और विंग की शादी वगैरह अभी नहीं हुई है, वो बहुत नन्हा है। कितने साल का? लगभग 19 साल का। ओह, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उसने और सब में जीता है। हाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और उसकी माँ नहीं है ना? हाँ उसकी माँ नहीं है, उसका ख्याल कौन रखता है? उसकी एक दाई माँ है, वो उसका ख्याल रखती। और आप? मैं भी उसका ख्याल रखता हूँ। आप उसे कभी गुस्सू भेजिए, और उसे कुछ दिन गुस्सू में शिक्षा लेने की जरूरत है। हाँ मैं भेजूंगा उसे। वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसे रूल्स नहीं पसंद है, वो नियम में नहीं रह पाता है, वो बहुत ज्यादा नॉटी है। देख कर ही लग रहा है कि नॉटी होगा। तो काफी खूबसूरत है। किस पर गया है? अपनी माँ पर गया है। ओह अच्छा ये बात है। और अब किंग को ये बातें याद आई थी। वो मन में कहते, मुझे पहले से ही किंग के इरादे मालूम थे, वो इतना दिलचस्प दिख रहे थे।
हालांकि मुझे कोई भी रिश्तों पर आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ नॉर्मल है, तो मुझे आपत्ति नहीं है। हालांकि मैं हमेशा इस बात को सोचा करता था कि मेरा बेटा इतना महान कल्टीवेशन का ही होता है, तो उसकी बराबरी का जो कोई भी हो, यानी उसका हमसफर जो कोई भी हो, एक महान इंसान हो। फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, मुझे क्या मालूम था कि उसे उसकी बराबरी का इंसान मिलेगा, जो कि कल्टीवेशन में, यानी हांग मंगचुन कल्टीवेशन के महारथी हैं ऑलरेडी, और वो बहुत पहले से कल्टीवेशन करते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही पावरफुल होंगे। और ये बातें सोचकर आज वो खुश हुए थे, और वो गुस्से में डांटे, यानी दिखावटी डांटे, वीवूजियान, शर्म कुछ बाकी है या नहीं? हम तुम्हारे सामने खड़े और तुम उसे ऐसे लिपटे हुए हो जैसे कि वो तुम्हारा प्रेमी हो। और विंग कहता, पिताजी आप नहीं जानते, कुछ और बात है, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वह पिताजी को पहले ही पत्र लिखकर सारी चीजें बता दी गई थी। ये बातें हांग मंगचुन ने बताई थी। जब उसे होश आया था, उसने सबसे पहला काम यही किया था। उसने अपने और विंग और फ्यूचर में क्या क्या हुआ था ये सारी बातें बता दी थी। हालांकि रिवील करने के लिए मना किया था, क्योंकि अभी भी असली इंसान पकड़ा नहीं गया था। और अब ये सारी बातें हो रही थी। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं चाकू नहीं लगाने दूंगा विंग, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मुझे मालूम है, मैंने अपना हाथ काटा और इसमें बहुत ब्लड गिरता है। और लानजान कहता है, वीवूजियान कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा ना। लानजान, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। और उसने उसके गालों को पकड़ा था। तुम अभी चुप नहीं हुए ना, तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। और वो फ्यूचर की भाषा यूज कर रहा था, तो वहाँ जियान सिंह के अलावा कोई भी नहीं समझ पा रहा था। और वही मुंह घुमाता है, लेकिन पिताजी कहते, क्या कहा तुमने? और वही कहते, कुछ भी तो नहीं। और जियान जी कहते, मैं बताओ, मुंह बंद कर लो अपना, तो चुप रहो। होते करते विंग और लानजान ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। एक साथ उन्होंने अपने हाथ पर वो चाकू रखा था, और जस्ट बाद उसने जियान चेक ने भी सेम ही चीजें की थी। और वो फिर से एक रोशनी का शिकार होता, यानी एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर आई थी। और वो समय लूप में कहीं पहुंच गए थे, जहाँ हर तरफ रोशनी थी। एक दूसरे को देख भी नहीं पा एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। और क्योंकि लांजन और विंग का हाथ एक दूसरे के हाथ में था, वहीं जियान चेंग भी पास ही में था, तो वो बस एक दूसरे की आवाजें सुन पा रहे थे। फिर एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गए, जहाँ उनके सामने वो सीन चल रहा था। वी वोजियान ने अब देखा कि वो कौन इंसान था। एक इंसान गुस्सों में आया था, जिसके एक इंसान यूनमिंग में आया था, जिसके कपड़े गुस्सो क्लैन के थे, और वो गुस्सो क्लैन का ही पूर्व अनुयायी था। लेकिन विंग की हालत तो तब खराब हुई जब उसने देखा कि उसे अंदर आने के लिए जिसने उसे बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि वी वोजियान का बड़ा भाई था, जो कि किंग होने वाला था। उसने ऐसा क्यों किया होगा? लालच। वो पहले से किंग बनने वाला था, यानी वी वोजियन का सबसे बड़ा भाई पहले से किंग बनने वाला था, तो फिर उसने अपने दुश्मनों को इनवाइट क्यों किया होगा? और उसने ही पुस्तकालय का दरवाजा भी खोला था, जिसका कोड सारे लोगों को नहीं पता है। अब वहीं को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने पहले ये क्यों नहीं देखा कि कोड के हिसाब से खोला जा सकता है। मैंने ये सोचा क्यों नहीं कि यहाँ पर कोई इंसान मिला होगा, और वही उसे पुस्तक भी पहचान करवाता है, और वो पुस्तक लेकर आगे चला जाता। सेम चीजें जियान चेक ने भी देखी थी, और वो घबरा जाता है। अब हम देखते हैं लानचान को। अब लानचान उस जगह का सीन देखता है, यानी टाइम लूप में वो लोग हैं, और लानचान हम देखता है जहाँ गुस्सों से उसने कुछ अनुयायियों को निकाला था। इसके बाद उसे वो दिखाई दिया था, उसके अपने सबसे करीबी मंत्री जो थे, जिनके बेटे को हांग मंगचुन ने सजा सुनाई थी, क्योंकि उनका बेटा भी बागी था, और वो अपने बेटे को निष्कासित किए जाने का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने हांग मंगचुन की पीठ में छुरा घोंपा। उसके सामने वो अच्छा बने रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब गुस्सो को बदनाम करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को भड़काया और बाकी लोगों को भड़काया कि इस तरह की चीजें करे, अब नया क्लाइन खड़ा करे, जिसके लिए गोल्डन कोर की जरूरत होगी। तो अब लानचान को भी पता चल गया था कि उसका अपना मंत्री, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वो धोखेबाज है। इसके बाद वी वोजियान और लानजान और जियान चिंग ने एक साथ ये चीजें देखी कि किस तरह ये क्लैन और जिन क्लैन और बाकी क्लैन, मतलब जितने भी बाकी क्लैन है, वो आपस में इस चीज की चर्चाएं कर रहे थे कि मुझे संकेत मिला है कि नया क्लैन खड़ा होने वाला है, और नया क्लैन अगर खड़ा होगा तो हम पर हमला भी होने वाला है। ऐसे संकेत मिले, क्योंकि ऐसे संकेत हमें मिल जाते हैं तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा। और तब उनके बेटे को दिखाया जाता है, और वो बेटे कहते हैं, लेकिन हमला हम पर जो करेगा हमें कैसे पता चलेगा? और फिर कोई उसमें से कहता है, यानी उसमें से जो बोला, ये तीनों अभी देख रहे थे, वो बोलने वाला निये था। और निये कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि युनमिंग की किताब चोरी हो गई, जिसके वजह से गोल्डन कोर बनाया जा सकता है। तो अब मुझे लगता है कि ये सब हमारे खिलाफ ही प्रयोग किया जाएगा। हमें
समय चक्र में पीछे जाने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि किसने किया और युनमिंग की मदद करनी होगी और गुजू क्लैन की मदद करनी होगी, तभी जाकर हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। और तभी सारे प्रिंस यानी अपने अपने क्लैन के प्रिंस आगे आए थे। हमें एक साथ समय लूप में जाना चाहिए ताकि हम एक साथ सारी चीजें कर सके। इसके बाद वो लोग भी समय लूप में आए थे। फिर हांग वांगचुन की। अभी सब लोग तीनों अलग अलग धनी की रोशनी में खोए हुए थे और अभी तीनों को नहीं पता चल रहा था कि वो लोग कभी आसपास है या नहीं। फिलहाल वो समय लूप की चीजें देख रहे थे। अब लान जन को आगे दिखाई देता है कि उसके समय लूप में जाने के बाद किस तरह उसके भाई और अंकल ने भी सेम चीजें की थी, क्योंकि वो कल्टीवेटर के महायोद्धा थे और वो अपने किंग को खोना नहीं चाहते थे। और वहीं भी वूजियान को दिखाई दिया था कि जियान चिंग भी उसके लिए अपने पिताजी से बगावत करने को तैयार था, कि उसे 20 मिनट से ज्यादा हो गए, अभी भी होश में नहीं आया। जिसका क्या मतलब हुआ कि वो समय लूप में फंसा हुआ। मुझे जाना होगा, कहीं भी जाए मैं इस इच्छा से समय लूप में जाऊंगा कि मैं भी हुसैन के पास ही रहूं ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। और विंग ये चीजें देख लेता है। अब वहाँ जियान चिंग भी था, जिसे ये पता था, यानी फ्यूचर में पहुंचकर ये पता था कि वी हुसैन उसका भाई है और वो टकराने वाले हैं। ये बात जियान चिंग को भी पता था। अब अचानक से रोशनी गायब हुई थी और फिर से सभी को होश आया था। जब होश आया तो उन्होंने खुद को यही नहीं युनमिंग के उस गुप्त कमरे में पाया था। विंग उठता है और लांजन को पकड़ लेता है। उसके हाथ पे बहरे खून को देखता है और लांजन भी उसके हाथ को देखता है और विंग फट से अपने कपड़े का उफाड़ता और उसे बांधने लगता है। विंग शांत हो जाओ। लांजन ने उसे संभालने की कोशिश की थी। तुम्हारा खून सब बह गया और ये एनर्जी खींच लेगा। और लांजन उसे टीच करते हुए धीरे से कहता है, डोंट वेरी, अभी इतनी एनर्जी तो बची हुई। और विंग कहता, मजाक करना बंद करो, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है और मुझे पत्र लिखना होगा। ये आखिरकार हमारे मंत्री ही यानी हमारे सबसे विश्वास पात्र ने ऐसा किया। अब लांजन ने ये बातें सबको बताई कि मैंने जो क्या देखा। लांजन बताता है कि उसके विश्वास पात्र मंत्री ने ही ऐसा किया। वही वुजियान अपनी बातें बताता है और जियान चिंग अपनी बातें बताता है। जो दोनों बताते हैं कि युनमिंग से उनका सबसे बड़ा भाई जो कि किंग बनने वाला था वो मिला हुआ है और पिताजी के हक के बक्के उड़े थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वो बेटा इतना बुरा निकलेगा। उन्हें याद आया था कि उसकी माँ किस तरह बगावत कर बैठी थी जब उसने उस बच्चे को जन्म दिया था, और वो भी कहीं न कहीं अच्छे विचारों की नहीं थी। वो भूल कैसे गए कि माँ के गुण बच्चे में आते और अभी बच्चा इतने बुरे विचारों का निकल गया। और भी वो जियान के हाथ में पट्टी उसकी माँ ने बांधी थी। जियान चेंग के भी हाथ में भी पट्टी बंधी थी। और विंग जो था, जियान चेंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फ्यूचर में तुम्हें सब कुछ याद था और मैं कितना गरीब था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तुमने एक बार भी मुझसे प्यार से नहीं बोला और ना मुझे पैसे दिए। कम से कम भाई मुझसे बर्तन तो नहीं धुलवाते। और गुस्से में लाल पीला हुआ जा रहा था। बढ़िया ही बर्तन नहीं धुलवाते, यहाँ नखरा नाटक दिखाते रहते हो, तो वहाँ भी नखरा नाटक दिखाओगे क्या? मैं बस चाह रहा था कि तुम आराम से सब कुछ झेलो, इसलिए मैंने नहीं किया। और प्यार से बोलना, तुमसे प्यार से बोलूंगा मैं, वहाँ दिखाऊं कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हारी केयर सबसे ज्यादा मैं ही किया करता था। तुम मानो नहीं तो हाँ मंगजन से पूछ लो। मुझे भी ये नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी हांग वांगचुन को नहीं देखा था, तो मैं नहीं जानता था कि वो फ्यूचर से आया। लेकिन मैं उससे कई बार बोल चुका था कि तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा ना करे, और उल्टा सीधा के नाम पे पिताजी बोल दे उल्टा सीधा। और वही जो होता है वो जियान सिंह मुंह पे हाथ रखते, जियान सिंह ठीक है तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, मैं पिताजी से शिकायत नहीं करूंगा, वो सब बातें मत बोलो यार। जियान सिंह कहता, तो इसका मतलब कि वी वुजियान और लानचान किस्मत से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसीलिए इनकी दोनों की जिंदगी में जब सब कुछ ठीक हुआ, तब सब लोग अपने आप सही समय चक्र में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि विंग इसलिए फंसा था क्योंकि उसका कोई सच्चा चाहने वाला नहीं था जो बिना शर्तों के उसे चाहे। अब विंग उसे घूरने लगा था, मुझे मत घूरो, मैं भी तुम्हें इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। बिना शर्तों के कोई भी प्यार नहीं करता विंग, और मैं भी तुम्हें बिना शर्तों के प्यार नहीं कर सकता। और लांचान भी इसलिए फंसा था क्योंकि उसको भी कोई बिना शर्त के प्यार नहीं करता। अब बिना शर्तों के प्यार से मतलब था सोलमेट का प्यार। अब कोई भाई सोलमेट का प्यार नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई भाई सोलमेट नहीं हो सकता, लेकिन सोलमेट का भाई कोई नहीं कर सकता प्यार। ना कोई जनता सोलमेट जैसा प्यार कर सकती और ना कोई माता पिता सोलमेट जैसे प्यार कर सकते हैं। तो इन दोनों की जिंदगी में एक सोलमेट वाले प्यार की कमी थी, जिसकी वजह से दोनों टाइम लूप में फंसे। और जब ये दोनों एक हो गए तो ये फिर से सही समय में आ गए, और हम लोग जो इनसे जुड़े हुए थे सारे लोग अपने सही समय पर आ गए। और विंग कहता कि हाँ ऐसी ही बात है, और वो लांजान से कहता था तुम सही थे कि हम ये नियति ने लिखा हुआ था कि हमें एक दूसरे से मिलना था, और वो समय लूप में जाकर मिलना था। हमें एक दूसरे का प्यार मिला, तभी हम सही समय चक्र पे आ पाए। लांजान कहता है सही बात है,
जियान सिंह चिढ़ता, मुंह में मुंह जोड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं, थोड़ा दूर खड़े हो लो, ये कोई 2025 नहीं है और यहाँ दूरी बनाकर रखो सब लहंगे कहीं के। और वही हिंग चढ़ाता, पिताजी देख लीजिए सर। उसके पिताजी ने मुंह घुमाया था। अब बच्चों के बीच में मैं क्या बोलूं? पिताजी आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, मैं कैसे बच्चों के बीच में बातें कर सकता हूँ? पिताजी आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं था कि हाँ मंजू ने मेरे बारे में पूछा था? अरे इसमें बताने वाली क्या बात थी? तुम्हें सब कोई नोटिस करता था तो इसलिए हाँ मंजू ने भी पूछा था। अब मुझे क्या मालूम था कि हाँ मंजू का मतलब कुछ और था। विंग ने लान की तरफ देखा। जियान सिंह कहता, मेरे सामने नैनमटका करने की जरूरत नहीं है। और विंग मुंह बनाता, लान तुम्हें नूडल्स बनाना कैसे पता था? कुछ नहीं मिला तो उसने नूडल्स वाली बातें उठा दी। जियान सिंह ने अपना सिर पकड़ा था। ये कौन सी बात हुई इस मौके पर ये बात करने की? आज वो विंग को पकड़ता है। वी होशियार, तुम्हें याद होना चाहिए कि उस दुनिया में जाने के बाद 10% शक्तियाँ रहती और उस 10% शक्तियों से वो सब कुछ जाना जा सकता है जो तुमने इस दुनिया में एक्सपीरियंस किया। क्योंकि तुमने कभी खाना नहीं बनाया था इसलिए तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। अब जाहिर सी बात है हामुंगजुन को पता था हामुंगजुन ने कभी इस दुनिया में बनाया होगा, इसलिए उस दुनिया में से अनुभव प्राप्त हुए। और मुझे भी, मैंने भी बर्तन धुले हैं यहाँ पर और मैंने भी काम किया है। मैं जब भी शिकार पे तो जाता था मैं खुद ही करता था, इसीलिए मुझे पता है। और तुम ठहरे नखरे नाटकबाज। फूल जैसा पाला है पिताजी ने तुम्हें, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। अरविंग मुंह घुमाता है। पिताजी ने मुझे फूल जैसा पाला क्योंकि मैं इसके काबिल था। और तुम भूल गए मेरे पास कितनी पावर है। और जियान सिंह को सच्चाई था, कितने भी पावर हो उस दुनिया में तुमने वही सब किया ना जो हम चुनने का। और विंग मुंह घुमाता, बस भी करो जियान सिंह, इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है। बातें बाद में भी हो सकती, पहले जो जरूरत है वो किया जाए। पिताजी ने टोका था तुरंत। हाँ मुझे ने पत्र लिखा था। इस बार पत्र उसने अपने भाई को लिखा और लानकुरे अंकल को लिखा था कि आखिरकार वो इंसान धोखेबाज है कौन। और सीधा पत्र 2 दिन के बाद चेबुजिन के हाथ में पहुंचा था। लानजान भी वापस आ जाता लेकिन वो अभी भी वुसान को छोड़कर नहीं आना चाहता था। और वो जानता था कि चेबुजिन सारा मामला संभाल लेंगे। और उनके विश्वास पात्र मंदी को कैद के लिया गया था। तब तक नहीं कुछ सजा होती जब तक लानजान वापस नहीं आता। और उन बाकी लोगों पर भी मतलब हमला करवा दिया गया था, उन्हें पकड़वा लिया गया था जिन्हें निष्कासित किया गया था। अब हम देखते हैं कि वही पिताजी यानी कि युन मिंग में विंग के पिताजी अपने सबसे बड़े बेटे के कारनामे सबको बताते हैं और उनके लिए एक सजा मुकर्रर हुई थी, एक बहुत बड़ी सजा जो कि सब इस पर राजी थे, जनता से लेकर हर कोई। जाहिर सी बात है वो अपने ही क्लैन को मिटाने पर तुला हुआ था क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। उसकी माँ को निष्कासित कर दिया गया था, फिर उसकी माँ कुछ दिन बाद मर गई थी। उसे लगता है कि उसके पिताजी जिम्मेदार थे। वो अच्छा तो बना हुआ था लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से चिढ़ रहा था। अब सारी चीजें अपनी जगह हो गई थी तो युन मिंग में एक जश्न होने वाला था। जश्न के अगले दिन ही हांगमुंगचन को वापस आना था कोसो, क्योंकि कोसो के मामले अभी भी अधूरे थे। अब जश्न में सारे क्लैन के लोगों को इनवाइट किया गया था, जो कि निये और मिंग्या और साओ ने कभी चियानचिंग और विंग और लांझन को नहीं देखा था। तो फ्यूचर में उन तीनों को नहीं पता था कि हम लोग मतलब फ्यूचर में आकर फंसे, तो ये लोग भी फ्यूचर में ही हैं। उन्हें लगा था कि किसी न किसी तरीके से वो भी पहुंच चुके, तो इसलिए उन्होंने कभी रिवील नहीं किया विंग के सामने के लोग फ्यूचर से आए। हालांकि उन्हें भी नहीं पता था कि विंग भी पास्ट से आया है और वो भी एक प्रिंस था। तभी सारे क्लैन के लोगों को युनमिंग में इन्वाइट किया गया था और उन प्रिंस को भी इन्वाइट किया गया था। निये मिंग्या और बाकी लोगों को इन्वाइट किया गया था। जस्ट होने वाला था। वीवो सियान जब रेडी हो रहा था, लानजान, हाँ तुमने मेरी तारीफ नहीं की। विंग कितना तारीफ करूं, मैं सुबह शाम तुम्हारी ही तारीफ करता हूँ। लानजान, और वो इस तरह की बातें कर रहा था। वीवो सियान तुम यहाँ के किंग बनने वाले हो। और विंग कहता, लेकिन अब ये मत कहना कि तुम्हें राजपाट नहीं चाहिए और तुम्हें मेरे साथ रहना है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ राजपाट पाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कोई इसके काबिल नहीं। ये मेरा हक है और हक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गति उसी को जानी चाहिए जो काबिल हो इसके और जो जनता के प्यार को पाने के काबिल हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा करने पर ऐसा ही होगा कि हम शायद महीने में एक बार मिले या साल में एक बार। वही हुसैन का मुंह लटका था। क्या तुम मेरे पास नहीं रह सकते यहाँ पर? और लानजान ने उसकी तरफ देखा। अच्छा, मैं पहले से किंग हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास रहूँ? हाँ तुम ये चाहते हो? और विंग ने उसे उसके गले लगते हुए कहा था, हाँ दांत निकालते हुए कहा था कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। और उसने कहा था ठीक है रह जाऊंगा। क्या तुम सच बोले हो? हाँ रह जाऊंगा और बदले में तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो तुम्हें चाहूंगा।
हटो लांजा, और उसे धक्का दे देता। मैं जानता हूँ तुम नहीं रहने वाले हो, बस तुम मुझे बातों में उतार रहे हो। चलो जश्न शुरू हो जाएगा। वहीं युनमिंग की सभा में जश्न शुरू हुआ था। नृत्यिकाएं जो थी वो डांस कर रही थी, यानी नृत्य कर रही थी, और पुराने जमाने से सब कुछ हो रहा था। सब कुछ पर्पल पर्पल एंड पर्पल ही था। हर तरफ लालटेनें थी और बहुत हंसी खुशी का माहौल था। नहीं, हाँ वो प्रिंस है ना, विंग है ना? हाँ वो विंग है, और मतलब ये वही वो वी वुजियान? हाँ ये वी वुजियान ही है। ये फ्यूचर में मिला था, वही है क्या? अरे इतना चौंक क्यों रहे हो? हाँ मंगचुन ने हमें पत्र भेजकर सब कुछ बता दिया था कि लांजन और ये हनचेंग और वी वुजियान भी हम लोगों के जैसे ही टाइम लूप में फंसा था। और वो लोग गुसु क्लैन और युनमिंग क्लैन से इतना चौंक क्यों रहे हो? हाँ मैं भूल गया था, और उसे पता होगा कि हम लोग भी टाइम लूप में थे क्या, और हम लोग मिले थे उससे। तो वो कहता ऑफ कोर्स पता होगा, हाँ मंगचुन ने पहले ही बता दिया था। अरे 2025 की भाषा यूज मत करो यार। मिंग याओ ने टोका तो साओ कहता है वो सब तो ठीक है, चलो इंग से मिलते हैं। और मजा आया 2025 में उससे मिलके। वो सबसे दिलचस्प इंसान था हमारी जिंदगी में। उसके बिना हमें सब कुछ सादा बीदा लग रहा था। अचानक से ऐसी दुनिया में पहुंचना, अचानक से कमरा लेना, यूनिवर्सिटी जाना, ये सब कितना अजीब हो गया था। हालांकि हम लोग एक ही समय में वहां पहुंचे थे, लेकिन बस थोड़ा सा शायद फर्क था, क्योंकि टाइम लूप ने हमें वैसे वैसे ही भेजा था जैसे जरूरत थी। अब जैसे कि हम लोग वहाँ 7 मतलब साल से 1.5 साल रहकर आए, लेकिन यहाँ बस कुछ ही मिनट हुए थे। तो ये कहता हाँ लेकिन मेरे हिसाब से मैं 2 साल रहकर आया। और सब अपना अलग टाइम बताता है, इसका मतलब सबको अलग अलग टाइम जोन पता है। और अभी चलो उसे मिलते हैं। नीये और मिंगिया और सब वहीं के पास आए थे, जो कि ड्रिंक कर रहा था। और वो काफी देर से सोच रहा था कि उसे नीये और 100 लोगों के पास जाना चाहिए कि नहीं। और लान जान जो कि एल्डर्स के बीच था, यानी जाहिर सी बात थी वो किंग के बीच था। चर्चाएं हो रही थी व्यापार पर। विंग किसी ने पुकारा। विंग मुड़ता है, नीये, और वो दांत निकाल देता है। तुम्हें याद है? हाँ क्यों नहीं याद होगा, मैं तो सोच रहा था तुम भूल गए होगे। नहीं, सबको सब कुछ याद है, यानी टाइम लूप से वापस आने के बाद हमको सब कुछ याद है। एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा था कि वो इतना ज्यादा रूड है? क्या तुम लोग मुझसे पहले पहुंचे थे? और जियान चिंग और मतलब 4 लोग बता कि वो भले ही यहाँ से एक समय पर टाइम चक्र में फंसे हों, लेकिन वो वहाँ ऐसा उन लोगों को प्रतीत हुआ कि वो आगे पीछे पहुंचे। और वो लोग कहते कि जब तुम मुझे मिले थे तो हम लोगों को ऑलरेडी 6 महीने हो गए थे वहाँ पहुंचे हुए। और विंग जो होता वो हैरान होता। हाँ ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि समय लूप सबको सबकी परेशानी के हिसाब से समय चक्र दिखा रहा था, और इसीलिए ऐसा हुआ होगा। और हम लोगों ने तब तक एडमिशन भी ले लिया था, क्योंकि हमें नहीं पता था हम वापस आ भी पाएंगे कि नहीं। तो जीने के लिए कुछ तो चाहिए था। अब हम लोग बच्चे नहीं थे, तो हमें अपनी शक्तियों से जो कुछ सीखा था उस हिसाब से हम ग्रेजुएट के स्टूडेंट होते, तो हमने एडमिशन ले लिया था। और इसी दौरान हमने हांगमंग चुन को प्रोफेसर को देखा। हालांकि नाम हमने सुन रखा था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी कि एक नाम के 2 लोग होना, क्योंकि हमने कभी हांगमंग चुन को देखा नहीं था, न हमें शक होता। और हमने वो जियान नाम भी सुना हुआ था, यानी इस दुनिया में, लेकिन ये भी नाम क्योंकि देखा कभी था नहीं, तो शक नहीं हुआ इतना। और बीइंग तुम मिल गए। ये जो होता है वो कहता है तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अब हमें याद है कि उन दोनों का क्रश था उस पर, और तुम तो प्रिंस के कपड़े में और ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और मिंग्याओ कहता है दूर रहो उससे, वो मेरा दोस्त है। ये कहता है वो सब ठीक है, हांगमंग यही है। और प्रोफेसर, और उन लोगों के दिमाग से प्रोफेसर वाला वो जो आ रहा था वो निकला ही नहीं था। और ये कहता है प्रोफेसर नहीं, अब वो गोसो किंग के किंग है, हांगमंग है। और वो इसीलिए तो वहाँ इतने डेंजर थे, क्योंकि वो यहाँ इतने डेंजर है। तो विंग कहता क्या फर्क पड़ता है, कंट्रोल तो से मैं ही करता हूँ। और उन लोगों को याद आया कि किस तरह विंग ने कंट्रोल वाली बातें कही थी, और वाकई में वैसा ही हुआ था। और विंग याओ चिढ़ता है, अब पहले मैं मिला होता तो शायद। और वो कहता है शायद। विंग कहता है शायद क्या? तो जियान जी कहता है उसका दिल आया है तुम पर। और मुंह बंद कर लो जियान जी, उसने जब उसे डांटा। तो जियान चिंग वो बंद कर लेता है। अब वहाँ बुलाए गए थे जेबुजन और लान कुरेन, जो कि आ गए थे, यानी उस सभा में आ पहुंचे थे। और अभी सारी चीजें हो ही रही थी, यानी समारोह हो ही रहा था। जेबुजन जब आए तो एक सिपाही आकर बोलता है कि बाहर कुछ अतिथि आए हुए हैं। तो जियान चिंग कहता है मैं स्वागत के लिए जाता हूँ, क्योंकि पिताजी अभी व्यस्त थे। और विंग जो अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था, तो जियान चिंग बाहर पहुंचा था। और उसने बाहर जेबुजन को देखा, क्योंकि फ्यूचर की बातें सबको याद है। जियान चिंग को याद आया कि एक बार जेबुजन व्यूजान को लेकर कॉलोनी आए थे, और जियान चिंग ने किस तरह उससे इस तरह की बातें की थी। इसके बाद विंग ने कुछ दिन जाना बंद कर दिया था। जब लान जानों से अजीब बातें कही थी, उस वक्त जेबुजन उस मॉडल को तलाश करते हुए
कमरे में आए थे तब उन दोनों की कन्वर्सेशन हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने एक मॉडल को तलाश कर रहा हूँ, यानी कि मैं वी वुजियान को तलाश कर रहा हूँ। उसने अचानक से आना बंद कर दिया, कोई वजह नहीं बताई, तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उससे दूरी बनाकर रखो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे यहाँ अब मॉडलिंग करे। तुम क्यों नहीं चाहते और तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? मैं, जो कोई भी हो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। तुम बहुत बदतमीज हो। क्यों बदतमीज हो? मैंने बस जो सच है वही बताया। तुम इस तरह किसी को मना कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आपकी एजेंसी में काम करे। क्या मतलब नहीं चाहते? तुम शक्ल से खराब लगते हो इसलिए मैं नहीं चाहता। और जियान सिंह इस तरह चेबुजुन से कह देता है, और चेबुजुन गुस्से में वापस आ गए थे। अब जियान सिंह को याद है ये तो चेबुजुन है, और इन्हें भी याद होगा क्या सब कुछ? हाँ, मुझे याद है तो इन्हें भी याद होगा। और वो छोटी मुस्कान के साथ कहता है कि आइए, और वो अंदर भी बुला लेता है। चेबुजुन बीच बीच में उसे मुड़ मुड़ कर देखते और फिर से एल्डर्स के बीच बातें हुई थी। विंग, हाँ, अंकल से मिलो। और अंकल? विंग मुड़ा और लांचा ने उसे लानकुरन के सामने खड़ा कर दिया। अंकल, और उसे याद है कि किस तरह फ्यूचर में उसने कहा था कि वो लिव इन में रहता है उनके पोते के साथ, जो कि दूर दूर तक कभी रिश्ते में नहीं रहा था। वो विंग के साथ लिव इन में रहता। विंग ने मुंह घुमाया था। लंदन में जा रहा हूँ। लंदन ने उसका हाथ पकड़ा था। मिलो, और वो ग्रीट करता है। अंकल, उसने कहा था आपका स्वागत है हमारे यूनियन में। बड़े ही प्रिंस के चार्मिंग के तौर पर उसने ये सारी चीजें कही थी। और लान गुरैन अंकल अपनी दाढ़ी जो है वो पकड़ते। हाँ हाँ, तुमने स्वागत बहुत अच्छे से किया था, मुझे याद है। लांजन, विंग ने उसकी तरफ देखा। लांजन कंधे उचका देता है। तुमने जो बोया है काटो, मैं क्या कर सकता हूँ। और उन दोनों के बीच बातें इस तरह से हो गई थी। होते करते सारा मामला निपट गया था। अगले दिन लांजन कुछ के लिए निकल गया था। विंग उसे जाने नहीं दे रहा था। तुम झूठ बोले हो, तुम आओगे नहीं। मैं आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। मैं भी चलूंगा। अभी नहीं जाओ, अभी वहाँ मामला बहुत है। पहले मुझे वहाँ सब कुछ कर लेने दो, फिर तुम आना। और अंकल भी साथ है। अभी मुझे वहाँ सारी चीजें करनी होगी, फिर मैं सीधा आऊंगा रिश्ता लेकर। विंग ने मुंह घुमाया था। लेकिन मैं यहाँ का किंग बनने वाला हूँ। मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, वो भी सबके सामने। ये वादा करके लांजन यानी कि गुस्सू के किंग वहां से वापस आए थे। वो पहुंचने के बाद, यानी गुस्सू पहुंचने के बाद अपने विश्वास पात्र को सजा दिया गया था। और ये बड़ी सजा दी गई थी क्योंकि नाचन भले ही विंग के लिए बहुत अच्छा इंसान था, उसकी केयर करता था, लेकिन वो असलियत में हांग मंगचुन था, एक कल्टीवेटर जो कि बहुत ही पावरफुल था। और उसे अपने नियम बहुत ज्यादा प्यारे थे, हमेशा नियमों का पालन करता था। उसने उन्हें सजाएं दी थी, और अब सब कुछ अपनी जगह पे फिक्स हो गया था। लांचन यानी विंग खुशी से झूम उठा जब उसे गुस्सू से एक पत्र मिला था। और ये पत्र वी वुजियान के लिए था। उसके पिता के हाथ में पत्र था। ये पत्र गुस्सू से आया है, और तुम होने वाले किंग हो। तुम, मैंने सोचा तुमसे चर्चा कर लूं। पिताजी दीजिए ना। विंग लपका चाह रहा था। नहीं, पहले तुमसे कुछ मुद्दे जाने। आखिरकार गुस्सू के किंग से इतनी बातें क्या होते? क्या व्यापार का मामला है या फिर कोई और मामला है? तुम किंग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे बात छिपाओ और मतलब किंग होने वाले हो। और विंग कहता, पिताजी प्लीज दे दीजिए। मतलब वो प्लीज बोल देता है। जहाँ तक लात मारता है, प्लीज बोलने की जरूरत नहीं। और पिताजी प्लीज दे दो। वो फिर से बोलने लगता है। और उसके पिता तो कंफ्यूज हुए थे। हाँ ले लो। और विंग जैसे ही पत्र पाता है वो सीधा भाग जाता है। अब वो सुनसान जगह पे बैठे वो पत्र को पढ़ रहा होता है। पत्र में लांजान ने लिखा था कि वो जल्दी आएगा। उसके पिता से उसने ऑलरेडी बता दिया है तो वो आने वाला है, और अब उनके बीच रिश्ता होगा। हालांकि लांजान ने अपने परिवार में भी बातें बताई थी, यानी गुस्से में भी बातें पता है कि किंग का दिल किस पर आया है। आपत्ति किसी को नहीं हुई थी क्योंकि सब अब जान चुके थे कि वो समय लूप में बसे थे, और सोलमेट की वजह से वो बचे थे। तो अब जाहिर सी बात, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आपत्ति जताने से कोई फायदा नहीं है। वही हुसैन ने उस पत्र को चूम लिया था और उसे सीने से लगा लेता है। लांजान हर मंचन, और वो पता नहीं क्या क्या रटने लगता है। अपने सन कच के बेड पर वो लेटते हुए उसे याद कर रहा होता है। किस तरह उसने मुझे ट्रीट किया। उसने मुझे सिखाया कि खाना कैसे बनाते हैं। उसने मुझे पैसे उधार दिए। उसने मेरी परवाह की, और फला 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 चीजें। वो इस तरह की बातें याद कर रहा था। मैटर नहीं करता कि मैं कितना बड़ा कल्टीवेटर हूँ, मैं कितना खतरनाक था। ये सारी चीजें सेकंड है। जब प्यार जिंदगी में आता है तो बस खुश रहने का मन करता है। फिर युद्ध, राजनीति, लालच, गद्दी, सब कुछ बहुत पीछे हो जाते। वीर हुसैन ये सारी बातें कह रहा होता है। शुरुआत भी तो उसी से हुई थी। कहा वो एक घमंडी, खतरनाक और कल्टीवेटर, नहीं खतरनाक कल्टीवेटरों में से एक आता था। कहा अब उसे किसी भी चीज की चाहत नहीं थी, यहाँ तक कि कल्टीवेशन की भी नहीं, क्योंकि वो जानता है जिंदगी में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी। उसे कितना दुख हुआ था जब उसे पता चला था कि वो
समय लूप में इसलिए फंसा क्योंकि उसका कोई प्यार करने वाला नहीं, वो प्यार का भूखा था। फिर उसे लांचान मिला, यानी कि उसका सोलमेट। शायद नियति यही चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे से मिले और उन्हें एहसास हो कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान भी जो बिना शर्तों के प्यार कर सकता है। विंग ये सोचते हुए उस पत्र को आंसू के साथ देखता। फिर वो दिन भी आ गया था जब लांचान को उसने पिताजी से बात करते देखा था, यानी लांचान आ गया था और विंग उसकी तरफ आंख मारता है। लांचान जो कि अभी एल्डर्स के बीच बैठा था, वो कोई रिएक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वी हुसैन अभी प्रिंस था, तो उसे वहां बैठने की अनुमति नहीं थी। अब जाहिर सी बात हो, दूर से उसे चुपकर देख सकता था। होते करते विंग के दांत जब निकले थे जब पिताजी ने उसे कहा कि उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तुम क्या चाहते हो? और विंग मुंगुमाता, मैं क्या चाहता हूँ, आपको जैसे सही लगे वैसे करो। तो मुझे पसंद नहीं है रिश्ता। और विंग कहता, पिताजी। हाँ तो बोलो ना कि तुम्हें रिश्ता चाहिए। जियान जिंग कहता, ये ऊपर से दिखा रहा है, अंदर से उतावला हुआ जा रहा है। पिताजी, आपको मालूम नहीं है कि भविष्य में इसने। और विंग उसके मुंह पर हाथ रखता है। जियान जिंग, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है और मुंह बंद कर लो अपना। पिताजी कहते हैं, तो वी हुसैन तुम्हें बताना होगा कि तुम चाहते हो ये। और वो कहता कि हाँ, वो मैं सोच रहा था कि कभी न कभी तो शादी करनी ही होगी। तो हाँ मुंजुन, ठीक है, और पावर भी है तो हो जाएगी। और उनको घुमा लेता है। ये कौन सा तरीका हुआ बोलने का? इस तरह बोलोगे तो सबको लगेगा कि तुम लालची हो, पावरफुल इंसान की बातें कर रहे हो। और विंग कहता, तो मैं क्या बोलूं? जियान ने कहता, हाँ बोल दो, इतना लंबा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, उसने ये कहा था। और पिताजी होते हैं वो मुस्कुराते हैं, तो हमें हांग मंगचुन से बताना होगा कि तुमने ये कहा है। हाँ तो जियान ने कहता है, मैं हांग मंगचुन को बताकर आता हूँ कि विंग की तरफ से हाँ है। और तो क्या तुमने इरादा कर लिया गुसु जाने का? तो किंग कौन बनेगा? विंग मना करता है, तो गुसु नहीं जाएगा, जो अपने क्लैन में ही रहेगा, जो कहीं भी नहीं जाएगा। बीच बीच में वो गुसु जाता रहेगा और वही किंग होने के नाते लांचान को भी उसे आना होगा। अब जब दोनों किंग है तो दोनों को मिलकर इसका सामना करना होगा। अब लांचान से शादी, इसका मतलब ये नहीं कि अपने फर्ज से दूर हो जाएगा। और लांचान ही कभी नहीं चाहेगा कि वीफुसियान उसके लिए अपना फर्ज छोड़ दे, क्योंकि वो जानता है वो बहुत बहुत अनुयायी, मतलब बहुत नियमों को मानने वाला किंग था। और अभी वीक की बातें बता देता। पिताजी उसके खुश हुए थे क्योंकि वो जानते हैं वीक बेहतर तरीके से क्लैन को चला सकता है। लांचान, हाँ। जियान चेक उनके पीछे पहुंचा। वैसे अब तुम्हें बहुत इज्जत देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वींग के से शादी का प्रस्ताव रखा है तुमने ना। हाँ लेकिन अभी शादी हुई नहीं, लांचान ने कहा। तो जियान जी कहता है, होगी भी नहीं। वींग को आपत्ति है इससे। क्या? वींग को आपत्ति? उसने मना कर दिया? क्या वाकई? हाँ उसने मना कर दिया। अच्छा, कहाँ है वो? अपने कमरे में होगा, मुझे क्या पता। और मैं जा रहा हूँ। लांचान, बिना शादी के उसके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। जियान सिंह ने टांग अड़ाई थी। ओह, तुम ही हो ना जिसने जेभूषण को धमकी दी थी कि अपने भाई को रोक ले, मेरे भाई से दूर रहे। हाँ तुम ही हो। और जियान सिंह मुंह घुमाता है। उसे याद है कि उसने एक बार जेभूषण को धमकी भी दी थी लांचान की वजह से। और वो कहता है, हाँ वो ठीक है, देखो तुम्हारे सामने उसके कमरे में जा रहा हूँ। लांचान ने कहते हुए चला भी जाता है। वी हुसैन जब भी लांचान के सारे पत्रों को अच्छे से रख रहा होता है, उसके पास कम से कम 15-20 पत्र थे और वो सबको सुलझा कर रख रहा होता है। वी आवाज उसे सुनाई दी थी और वो मुड़ा था। लांचान, तुमने शादी के लिए मना किया। और वही मना? हाँ, जियान शेख ने बताया, मैंने मना नहीं किया, मैं क्यों मना करूंगा। और लांचान ने उसे पकड़ा था। मुझे पता है जियान सिंह झूठ बोल रहा था। दरवाजा लांचान ने बंद किया था। ये बंद करने की जरूरत नहीं है और पिताजी सामने ही होंगे। हाँ होंगे तो होंगे। और विंग, दरवाजा खोलो। पिताजी की आवाजें भी बाहर से आ गई थी। विंग दरवाजे की तरफ भागता है लेकिन लांचान ने उसे पकड़ लिया था। लांचान, छोड़ो मुझे। पिताजी को पता चलेगा तो मुझे बेशर्म कहेंगे। उन्हें ऑलरेडी पता चल गया क्योंकि मैं तुम्हारे कमरे में आ रहा था तो सामने ही खड़े था। विंग कहता, छोड़ो प्लीज प्लीज प्लीज। और वो प्लीज कहने लगता है, नहीं छोड़ूंगा। उसने मना किया था, छोड़ दो। और ना, विंग दरवाजा खोलो। तभी जिहान सिंह की आवाजें सुनाई दी थी। बेशरम कही कि मुझे पता है लांचान के साथ अंदर हो, दरवाजा खोलो भी शादी नहीं हुई। और पिताजी हंसकर उसे चुप रहने का इशारा करते। थोड़ी देर बाद वो खुद ही चले गए थे, यानी बाहर के लोग खुद ही चले गए थे। और वो जियान सिर्फ पकड़ के बैठा था। वो बेचारा चिल्ला भी नहीं सकता था। वो चिल्लाता तो जियान सिंह उल्टी सीधी बातें बनाता और लांचान उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और वो उसे प्यार करता था तो वो भी उसके साथ रहना चाहता। लांचान, तुम्हारी वजह से सब मुझे बेशरम समझेंगे। और लांचान ने उसे पकड़ लिया था। अच्छा, वो तुम ही थे ना जो उंगली वाली बातें क्या करते थे? तब तुम बेशरम नहीं थे। और विंग ने मुंह घुमाया था। वो तो मैं वो मजाक में किया करता था। और उसके गले लग गया था ये कहते हुए। और गले लगने के बाद लांचान ने कहा कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया जो मुझे बिना शर्तों के प्यार कर सकता है। और मुझे क्या चाहिए? शायद नियति ने यही तय कर रखा था। वही होशियार कहता है, मुझे अफसोस हुआ था जब मैं टाइम लूप में फंसा था ये जानकर कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं।
और शायद नियति ने यही तय किया था कि मुझे कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले जो निस्वार्थ मुझे प्यार करे और वही दूसरे के गले लग जाते हैं। तो इसी इमोशनल मोमेंट के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग होती है और मतलब सीरीज खत्म होती है। इसके सारे पहलू समेट दिए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुलझा ना हो। अब जाहिर सी बात है उनके भविष्य में शादी होने वाली है और जैसा कि तय रहा वो अपने अपने क्लैन में रहकर अपने क्लैन की सेवा करेंगे और एक दूसरे को प्यार करेंगे, मिलते रहेंगे। इस तरह की चीजें हुई थी। अब प्यार और फर्ज दोनों जरूरी था, इसलिए दोनों ने ही फैसला लिया था। वहीं इन लोगों को फ्यूचर में स्टे करके क्यों नहीं दिखाया गया? वजह यही है कि रियल टाइम में ये लोग पास्ट में ही थे, तो कहानी की शुरुआत जहाँ हुई थी अंत भी वही करना जरूरी था। इसीलिए फ्यूचर बस एक इल्यूजन था जो कि आगे भविष्य में होने वाला है। वो सब गुजार के आए थे वहां पर, जो कि उनके फ्यूचर में वो सब होगा दोबारा। वो सब एक इल्यूजन था और अभी रियलिटी उनके वो पास्ट थी, यानी वो प्राचीन समय ही था। इसीलिए उन सभी लोगों को इस बात को स्वीकार करने में कोई देर नहीं लगी। जाहिर सी बात थी, वो शुरू वहीं से हुआ था। तो अब सब कुछ हो गया है एंड होपफुली हमने दिखा दिया कि जियान सिंह और चे के बीच लड़ाई हुई थी। वहीं साओ का भी थोड़ा बहुत बैलेंस था और अब हमें सारे पहलू इसमें समेटे हुए नजर आ रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया, साओ का फ्यूचर में कोई बॉयफ्रेंड था, क्योंकि 100 लोग पहले पहुंचे थे। इस दौरान उसका बॉयफ्रेंड बना था और उसे बेसिक बात का डर था। हालांकि फ्यूचर में मतलब वापस आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसका प्यार सच्चा नहीं था, तो उसे इस बात की अब तकलीफ नहीं है। और अब हम समझ गए हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। हमने जाना कि किस तरह एक डिमोनिक प्रिंस जो कि बहुत खतरनाक था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में पावर, राजनीति और इन सब के अलावा एक ऐसी चीज है जो उसे खुश रख सकती, और वो था प्यार, जो कि उसे लांछात से मिला था। अब डेमोनिक प्रिंस था तो क्या हुआ, प्यार उसकी जिंदगी में सब कुछ था। वो इस बात का एहसास कर चुका था जो कि प्यार जानता नहीं था। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सीरीज का इंतजार करिएगा और आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।